एनिमे की स्टार्टिंग में हम हीरोज की पार्टी को देखते हैं जो कि शैडो वर्ल्ड के अंदर एक ड्रैगन से फाइट कर रही होती है और वो ड्रैगन उन सभी से कहता है कि तुम ह्यूमंस हमें कभी भी नहीं हरा सकते हो। और उसके बाद हमें शैडो वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और शैडो वर्ल्ड के अंदर एक तरह की फॉग होती है जो कि सब कुछ खत्म कर देती है, इसलिए इन सभी को रोकने के लिए शैडो वर्ल्ड को खत्म करना जरूरी है। और उसके बाद ड्रैगन उन सभी पर अपने फायर मैजिक से अटैक करने लगता है, लेकिन डीजर अपनी इन्वर्सिंग स्किल के यूज करके उसके मैजिक को खत्म कर देता है और उस ड्रैगन के सभी मैजिक को अपनी पावर से सील कर देता है। उसके बाद बाकी सभी मेंबर्स उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है, लेकिन राफेल अपने शील्ड का यूज करके उसके अटैक को रोक लेता है और अजेस्ट अपने स्वॉर्ड का यूज उस ड्रैगन पर करने के लिए जा रही होती है। जोड अपने मैजिक पावर से अजेस्ट की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और जैसे ही अजेस्ट उस ड्रैगन पर अटैक करती है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद ड्रैगन मारा जाता है और सभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। शाम को सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं और दोनोवान कहता है कि अभी तक हम अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं गए, जिस पर डीजर उसको बताता है कि शायद से शैडो वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसलिए हमें थोड़ी देर तक वेट करना चाहिए। जोड को भी डीजर की बात सही लगती है और वो बताता है कि इस शैडो वर्ल्ड में 15 मिलियन लोगों में से सिर्फ 6 ही जिंदा बच पाए हैं। ये सुनने के बाद डीजर कहता है कि उसने भी इस दुनिया में अपने बहुत ही सारे दोस्तों को खोया है। फिर पार्शिला कहती है कि हम आखिरकार जीत ही चुके हैं, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, जिस पर जोर उससे कहता है कि इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं और इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर में जरूर पड़ने वाला है। पार्शिला बात को चेंज करने की कोशिश करती है और राफेल से कहती है कि तुमने उस ड्रैगन से बहुत ही अच्छी फाइट करी है, जिस पर राफेल बताता है कि हमने इस फाइट को डीजर की मदद से जीता है। और फिर दोनोवान डीजर से कहता है कि तुमने उस ड्रैगन के पावर को सील किया था, तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाता। और फिर जो डीजर से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास इतने स्ट्रॉन्ग मैजिक था तो भला किसी और को इसके बारे में क्यों नहीं पता चला, जिस पर डीजर बताता है कि वो एक कॉमनर है और शायद से यही वजह है। और ये सुनने के बाद जोर कहता है कि अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। राफेल सभी से उनके आगे के गोल के बारे में पूछता है और वो सभी अब क्या करने वाले हैं, जिस पर पार्शिला बताते हैं कि वो सभी वॉरियर की मेमोरीज के लिए एक बड़ा सा टेम्पल बनाएगी। फिर राफेल अजेस्ट से उसके आगे के प्लान के बारे में पूछता है और अजेस्ट उसको कुछ भी नहीं बताती है। और उसके बाद वो डीजर से पूछता है। डीजर रोमांटिका को याद करने लगता है और कहता है कि मैंने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, इसलिए मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तभी वो पीछे देखते हैं, वो ड्रैगन दोबारा से उठ चुका होता है और जोड बताता है कि ड्रैगन की हार्ट की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ड्रैगन का हार्ट जब पंप होना बंद हो जाता है तो वो पूरी बॉडी में माना ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। और इधर ड्रैगन की बॉडी ब्लास्ट होने वाली होती है कि तभी वो सभी अपने आप को बचाने के लिए एक बैरियर बना लेते हैं। जोड बताता है कि शायद से अब हम नहीं बच सकते। और जब डीजर अपने इनवर्स मैजिक का यूज करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा है। डोनोवान कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है और उसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब डीजर को होश आता है तो वो खुद को एक एकेडमी के अंदर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर इंस्ट्रक्टर ब्रिगेड सभी न्यू स्टूडेंट्स को एकेडमी के बारे में बताती है। इस एकेडमी में सिर्फ 600 स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं और उन सभी को एक टेस्ट पास करना होगा। वो टेस्ट शैडो वर्ल्ड के अंदर होगा और तुम्हें इस आगे की एकेडमी सारी बात तुम्हें सीनियर बता देंगे। इसी के साथ हाइबेरियन एकेडमी का ईयर 1314 शुरू हो चुका है। और ये सुनने के बाद डीजर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो वापस से पास्ट में कैसे आ चुका है। फिर वो सोचने लगता है कि इसके 2 साल बाद हम शैडो वर्ल्ड के अंदर गए थे, जहाँ पर हमने 10 सालों तक ड्रैगन से फाइट करी और हमारी इतनी ज्यादा मेहनत और सेक्रीफाइस सब वेस्ट हो गया। इसी बात को सोचकर डीजर रोने लगता है और उसके बाद डीजर बाहर आ जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसके पास आती है और वो डीजर से कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम्हारा नाम डीजर है ना, जिस पर डीजर हाँ कहता है और परेशानी के लिए माफी मांगता है। वो लड़की अपना नाम लाडोरिया बताती है और वो डीजर से कहती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और मुझे तुम्हें गाइड करने का काम मिला है। फिर डीजर सोचने लगता है कि मुझे लाडोरिया के बारे में पता है, वो यहाँ पर एक फेयर मेज है, वो यहाँ के टॉप स्टूडेंट्स भी है और उसको फर्स्ट रैंकिंग भी मिला है। लाडोरिया डीजर की प्रोफाइल चेक करने लगती है, जिससे कि उसको पता चलता है कि डीजर एक कॉमनर है और ये सुनकर वो थोड़ी निराश हो जाती है। फिर वो डीजर से पूछती है कि तुम एक कॉमनर हो, जिस पर डीजर हाँ कह देता है और बताता है कि इस एकेडमी में कॉमनर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर लाडोरिया उसको बताती है कि ये बात नहीं है, यहाँ पर कॉमनर को बीटा क्लास में रखा जाता है और नोबल स्टूडेंट्स को अल्फा क्लास में, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हो। डीजर कहता है कि उसको पहले से ये सारी बात है और वो सोचने लगता है कि किस तरह से ये एकेडमी कॉमनर और नोबल के बीच में डिफरेंस करती है, जिस वजह से बहुत ही सारे टैलेंट यहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉमनर को पूरी एजुकेशन नहीं दी जाती है। फिर लाडोरिया डीजर को अपने साथ टेस्ट के लिए ले जाती है और डीजर वहाँ की फैसिलिटी को देखने लगते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी होती है। लाडोरिया डीजर से कहती है कि तुम इतने अच्छे फैसिलिटी को देखकर हैरान नहीं हो, जिस पर डीजर बताता है कि उसने ऐसी जगह पहले भी देख रखी है। ये सुनने के बाद लाडोरिया उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। फिर वो दोनों आगे जाने लगते, तभी
वहाँ पर एक नोबल स्टूडेंट आता है और उसका नाम एल्हियम होता है। वो लाडोरिया को रुकने के लिए कहता है और डीजर लाडोरिया से पूछते है कि क्या आप इसको जानते हो, और लाडोरिया बताती कि ये सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। फिर एल्हियम और लाडोरिया दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और एल्हियम डीजर से पूछता है कि क्या वो लाडोरिया उसको ठीक से गाइड कर रही है, जिस पर डीजर हाँ कहता है। और फिर एल्हियम डीजर का प्रोफाइल चेक करता है और उसको पता चलता है कि डीजर तो एक कॉमनर है। ये देखने के बाद वो डीजर का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और लाडोरिया से कहते हैं कि तुम इसको ट्रेन करने वाली हो, इसका मतलब इस बार तुम मुझे चैलेंज करने के काबिल भी नहीं हो, पर तुम्हारे लिए ये कॉमनर ठीक रहेगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वो डीजर से कहते हैं कि तुम जैसे कॉमनर की इस एकेडमी में कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने किसी भी तरह से क्लास को पास कर भी लिया फिर भी तुम्हें बीटा क्लास में नहीं डाला जाएगा, इसलिए तुम्हें ये टेस्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन डीजर उससे कहता है कि मुझे पहले ही सब कुछ पता है और मैं ये टेस्ट जरूर दूंगा। और ये सब सुनने के बाद एल्हियम वहाँ से चला जाता है। फिर टेस्ट शुरू होने की अनाउंसमेंट होती है, जिसे सुनने के बाद डीजर लाडोरिया को चलने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो लाडोरिया की तरफ देखता है वो डर जाता है, क्योंकि लाडोरिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो डीजर से कहती है कि तुम्हें इस टेस्ट को पास करना होगा और डीजर भी उसकी बात मान लेता है। उसके बाद वो सभी हॉल में आते हैं जहाँ पर डीजर किसी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसको अपने नीचे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही डीजर हैरान हो जाता है और उसको पता चलता है कि वो रोमांटिक है। और उसको देखने के बाद डीजर को अपनी सारी मेमोरीज याद आने लगती है, जिसके बाद वो सोचते है कि मुझे ये बात पता नहीं है कि मैं वापस में पास्ट में क्यों आया हूँ, लेकिन मैं दोबारा से उस ट्रेजेडी को नहीं होने दूंगा। डीजर रोमांटिका का नाम लेकर उसको बुलाता है और रोमांटिका उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। डीजर बताता है कि मैंने तुम्हारा नाम ऊपर बोर्ड पर देखा है और तुम मेरे साथ ही डी ग्रुप की हो। फिर रोमांटिका उसको गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है और डीजर सोचने लगता है कि शायद से इसको अपनी फ्यूचर मेमोरीज के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इस बार मैं दोबारा से उस ट्रेजेडी को नहीं होने दूंगा। और उसके बाद वहाँ पर लाडोरिया आ जाती है और वो डीजर को इस शैडो वर्ल्ड टेस्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये एक तरह का वर्चुअल वर्ल्ड होगा जहाँ पर तुम्हें कम्पीट करना होगा और अगर तुम्हें किसी भी तरह की चोट लग जाती है तो तुम्हें वापस से यहाँ पर भेज दिया जाएगा, इसलिए ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और तभी वहाँ पर एल्हियम आ जाता है और वो लाडोरिया से कहता है कि इस टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स एक दूसरे पर अटैक भी कर सकते हैं, तुम्हारा ये कॉमनर स्टूडेंट्स इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। और उसके बाद एल्हियम अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताता है और वो एक मैजिक नाइट है जिसका नाम अजस्ट है। और डीजर अजस्ट को पहचान लेता है क्योंकि फ्यूचर में वो उसकी टीममेट थी और सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट भी। एल्हियम बताता है कि अजस्ट भी नोबल फैमिली से और इसको हराना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो लाडोरिया का मजाक उड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। डीजर भी अजस्ट को देखे जा रहा होता है और लाडोरिया फिर से गुस्से में डीजर से कहते कि तुम्हें ये टेस्ट को पास करना ही होगा, जिस पर डीजर उससे कहते कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ग्रुप डी के सभी स्टूडेंट्स शैडो वर्ल्ड में आ जाते हैं और डीजर अजस्ट को देखकर सोचे जा रहा होता है कि क्या इसको अपनी फ्यूचर के बारे में पता होगा। तभी अजस्ट डीजर की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि तुम्हारा नाम डीजर है। और ये सुनने के बाद डीजर हैरान हो जाता है। वो अजस्ट से पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और अजस्ट बताती कि मैंने तुम्हारा नाम रिपोर्ट में पढ़ा था और तुम मुझे काफी देर से ही देखे जा रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक कॉमनर हो जिसका आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है और मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगी क्योंकि मैं कमजोरों से फाइट नहीं करती हूँ। डीजर अजस्ट की इस बात पर कुछ भी नहीं कहता है और सोचने लगता है कि शायद से इसको भी कुछ याद नहीं है। फिर रेस शुरू हो जाती है और अजस्ट अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है और रोमांटिका और डीजर दोनों पीछे होते हैं। इस रेस के अंदर टॉप 3 ही विनर होने वाले हैं और रोमांटिका भागते हुए एक छोटे से बीस्ट को गिरा देती है और उससे माफी मांगने लगती है, जिसे देखकर डीजर उससे कहता है कि तुम अभी भी वैसी हो जैसे कि तुम पहली थी। और ये सुनने के बाद रोमांटिका डीजर से पूछती है तुम मुझे जानते हो, जिसे सुनने के बाद डीजर स्माइल करने लगता है और ये देखकर रोमांटिका को गुस्सा आ रहा होता है और डीजर से कहती है क्या तुम मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो, पर डीजर कुछ भी नहीं कहता और स्माइल करना शुरू कर देता है। और ये देखकर रोमांटिका को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उन पर अटैक होता है, लेकिन डीजर रोमांटिका को धक्का मारकर बचा लेता है और वो देखते हैं कि ये अटैक दूसरे स्टूडेंट्स ने नहीं किया। फिर वो दोबारा से उन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार रोमांटिका अपने विंड मैजिक का यूज करती है और उसको एलिमिनेट कर देती है। रोमांटिका डीजर को थैंक्स कहती है कि उसने उसको फायर अटैक से बचा लिया। फिर डीजर उसको बताता है कि तुम रेस में बहुत ही पीछे हो चुकी हो, ऐसे तो हम टेस्ट को पास ही नहीं कर पाएंगे। और फिर रोमांटिका अपने विंड मैजिक का यूज करती है और इधर अजस्ट को विंड मैजिक के बारे में पता चल गया होता है। दूसरी तरफ सभी इंस्ट्रक्टर्स अजस्ट के बारे में बात कर रहे होते कि वो डी ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अल्फा क्लास में आएगी। पर उस ग्रुप में एक कॉमनर भी है और वो सभी उस कॉमनर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर इंस्ट्रक्टर ब्रिगेड डीजर को ही देख रही होती है। अजस्ट उसके अटैक से बच जाती है और बाकी के 2 स्टूडेंट्स जो उसके पीछे होते हैं वो विंड मैजिक में फंस जाते हैं। और उसमें से एक सोच रहा होता है कि अजस्ट को भला इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। फिर वो देखते हैं कि अजस्ट अपनी सोर्ड का यूज करके विंड को काट कर आगे बढ़ी जा रही है और तभी एक ट्री उसके आकर लगता है और वो दोनों स्टूडेंट्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं। रोमांटिका डीजर से कहती कि उसमें से एक मेरे मैजिक से बच गया, लेकिन अब हम 3 ही इस शैडो वर्ल्ड में हैं, इसका मतलब हम एलिमिनेट नहीं होने वाले। और
तभी वो डीजर से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें एलिमिनेट नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद वो दोबारा से स्माइल करने लगता है और उसको स्माइल करता देख रोमांटिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिक का यूज करके अटैक कर देती है। लेकिन उस अटैक का डीजर पर कुछ भी असर नहीं होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर वो डीजर से कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी जो तुम मेरे अटैक से बच गए, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। इतना कहने के बाद वो दोबारा से डीजर पर अटैक करती है, पर डीजर अपने इनवर्स मैजिक का यूज करके उसके विंड मैजिक को खत्म कर देता है। ये देखकर रोमांटिका हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि डीजर के लिए इनवर्स मैजिक का यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस मैजिक को यूज करने के लिए तुम्हारे मैजिक सर्कल हाई रैंक के होने चाहिए। इसलिए वो दोबारा से डीजर पर अटैक करती है, लेकिन डीजर दोबारा से उसके अटैक को रोककर खत्म कर देता। और ये सब देखने के बाद रोमांटिका अब बहुत ही सारे सर्कल क्रिएट करके अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर डीजर कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है, जिससे कि हम फ्यूचर में आने वाले ट्रेजेडी का सामना कर पाए। और फिर वो उसके पास आने लगता है। ये देखकर रोमांटिका डरने लगती है और डीजर उससे कहता है कि इस टेस्ट को पास करने के लिए हमें रेस को खत्म करनी होगी। फिर वो अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से बहुत ही स्पीड में आगे जाने लगता है और इधर अजेस्ट को भी फील हो रहा होता है कि फिर वो अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से बहुत ही स्पीड में आगे जाने लगता है और इधर अजेस्ट को भी फील हो रहा होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। इसलिए अजेस्ट वहीं पर रुक जाती है और सोचने लगती है कि इसने रोमांटिका को कैसे हरा दिया। फिर वो डीजर पर अपने मैजिक स्पेल से अटैक करने के लिए बहुत ही सारे मैजिक सर्कल्स बना लेती है, लेकिन डीजर अपने इनवर्स मैजिक का यूज करके उन्हें खत्म कर रहा होता है और अजेस्ट को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि डीजर इनवर्स मैजिक का यूज कैसे कर पा रहा है। इसलिए वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक से डीजर को ज्यादा चोट नहीं आती है। अजेस्ट उससे कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें इनवर्स मैजिक का यूज नहीं करने दूंगी। इतना कहने के बाद वो अपने मैजिक को कंबाइन करके अटैक करती है और इधर डीजर भी अपने मैजिक यूज करने लगता है। जैसे ही वो अटैक डारिस को लगते है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और तभी डारिस बहुत ही तेजी से अजेस्ट के पास आ जाता है, जिसे देखकर अजेस्ट हैरान हो जाती है और डारिस उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस रेस जीतने के लिए आया हूँ, इसके लिए मुझे तुमसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद रेस को खत्म कर देता है और उसके बाद रोमांटिका भी वहाँ पर आ जाती है और डारिस कहता है कि हम सभी को अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। दूसरी तरफ ग्रुप एफ के एक स्टूडेंट ने अपने ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स को हराकर टेस्ट को पास कर लिया होता है। उसका नाम हाडोन होता है और वो भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ सभी इंस्ट्रक्टर कॉमनर का मजाक उड़ा रहे होते कि उन्हें तो इस एकेडमी में रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन्हें यहाँ पर बीटा क्लास में रख रहे हैं और सिर्फ नोबल स्टूडेंट्स ही अल्फा क्लास में जा सकते हैं। प्रिंसिपल उन सभी की बातों को सुनने के बाद उनसे कहते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट की रिकमेंडेशन आई है कि हम उसको अल्फा क्लास में ट्रांसफर दे और वो एक कॉमनर स्टूडेंट है। हम देखते हैं कि इस रिकमेंडेशन को इंस्ट्रक्टर ब्रेट लेकर आई थी और ये डीजर के लिए था। इधर सभी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं, जहाँ पर नोबल स्टूडेंट को अल्फा क्लास में रखा गया होता है। रोमांटिका अपना रिजल्ट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसको बीटा क्लास में डाला गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। वो तो एक नोबल फैमिली से। फिर सभी स्टूडेंट्स बीटा क्लास में आते और रोमांटिका को वो क्लास बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और टीचर उन्हें मैजिक सर्कल का नाम बताते जो कि 1 से लेकर 7 रैंक तक होता है। अल्फा क्लास में जाने के लिए स्टूडेंट्स का रैंक 2 मैजिक सर्कल होना चाहिए और उससे नीचे रैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए तो शैडो वर्ल्ड में जाना पॉसिबल है ही नहीं। इधर रोमांटिका डीजर को देखकर सोचने लगती कि उसने तो मैजिक नाइट को भी हरा दिया था, तो भला उसको अल्फा क्लास में क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। और तभी डीजर उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। उसको स्माइल करता देख रोमांटिका को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचती है कि हर बार मुझे ऐसे देखकर रिएक्ट क्यों करता है, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। फिर डीजर इंस्ट्रक्टर ब्रिगेड से मिलने के लिए उनके ऑफिस में आता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर उसको सारी बात बता देती है कि बाकी के इंस्ट्रक्टर ने उसको अल्फा क्लास में ट्रांसफर करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो एक कॉमनर है। और डीजर सोचने लगते कि ये एकेडमी हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करती है, जिसकी वजह से कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स का टैलेंट वेस्ट हो जाता है। इसलिए मुझे खुद उन स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और इधर रोमांटिका अभी भी सैड बैठी होती है और तभी उसके पास हाडोन आता है और रोमांटिका को अपना नाम बताता है और उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। और उसकी पार्टी अल्फा क्लास के टॉप स्टूडेंट्स ने बनाई थी, जिस वजह से वो पूरे एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है और उसमें सभी नोबल स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो सकते हैं। रोमांटिका उसको बताती है कि वो बीटा की क्लास में, इसलिए वो उसके पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगी। ये सुनने के बाद हाडोन उससे कहता है कि तुम एक नोबल फैमिली से हो और हमने तुम्हारी स्किल को देखा है, अगर तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करोगी तो हम अल्फा क्लास में भी आ सकते हैं। लेकिन रोमांटिका उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती है और तभी हाडोन रोमांटिका से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलना चाहता हूँ। और रोमांटिका ये सुनकर हैरान हो जाती है और फिर वो हाडोन से कहती है कि उसको इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और हाडोन मान जाता है और वो रोमांटिका को एक गिफ्ट देता है। और जैसे ही रोमांटिका उस गिफ्ट को देखती है, वो लेने से मना कर रही होती है, पर हाडोन उसे कहता है कि मेरी फैमिली में अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको गिफ्ट देना चाहिए। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो रोमांटिका से कहता है कि तुम मुझे अपना आंसर दे देना। इधर रोमांटिका उस गिफ्ट को देख रही होती है और तभी वहाँ पर डीजर आ जाता है और वो रोमांटिका से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। डीजर बताता है कि मैं भी तुम्हें अपनी
पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद रोमांटिका उससे कहती कि मैं तुम्हारी पार्टी को भला क्यों ज्वाइन करूँ, जबकि मैं एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी में आ सकती हूँ। और फिर डीजर रोमांटिका को एक लेटर देता है और उससे कहता है कि तुम इस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे अपना आंसर दे देना। और रोमांटिका उससे पूछती कि इस लेटर में क्या लिखा है, जिस पर डीजर उसको कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि तुम्हें ये लेटर पढ़ना चाहिए। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उस लेटर को पढ़ने के बाद रोमांटिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर डीजर सोच रहा होता है कि अब मुझे अपनी पार्टी में एक स्वॉर्डमैन चाहिए जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। और तभी उसकी नजर पार्क में बैठे एक लड़के पर जाती है। डीजर को याद आता है कि वो परम है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन है और फ्यूचर में वो उसका टीममेट भी था। उसके बाद डीजर परम को देखने के लिए ग्राउंड में आ जाता है और वहाँ पर रोमांटिका भी आ जाती है। वो डीजर से लेटर के बारे में पूछती है और तभी डीजर उससे कहता है कि अभी तुम्हें उस लड़के के मैच पर फोकस करना चाहिए। रोमांटिका परम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि परम दिखने में बहुत ही क्यूट होता है। फिर परम फाइट करने के लिए एक स्वॉर्ड निकालता है और ये देखकर डीजर सोचने लगता है कि परम को अपना हाइट के हिसाब से स्वॉर्ड चलानी चाहिए, पर उसने एक बड़ी सी स्वॉर्ड को चुना है। फिर परम की फाइट एक दूसरे नोबल स्टूडेंट के साथ होती है और परम उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स परम के सभी अटैक को रोक रहा होता है। और रोमांटिका कहती है कि परम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिस पर डीजर बताता है कि वो अपनी स्वॉर्ड का यूज ठीक से नहीं कर पा रहा और इस तरह से वो जल्दी थक जाएगा। परम उस स्टूडेंट पर एक अटैक करता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो परम के अटैक से बच जाता है और परम उसको हरा देता है। परम अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो स्टूडेंट परम को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर डीजर ग्राउंड में आ जाता है और परम को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। वो उस स्टूडेंट से कहता है कि तुम अपनी फाइट जीत चुके हो, इसलिए तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए। पर वो स्टूडेंट डीजर को बीच में आने से मना कर रहा होता है, जिस पर डीजर उससे कहता है कि तुम इस बात से बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो कि परम तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुनकर वो स्टूडेंट्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डीजर पर अटैक कर देता है, लेकिन डीजर उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक देता है, जिससे कि वो स्वॉर्ड टूट जाती है। और डीजर उस स्टूडेंट से गुस्से में कहता है कि तुम अपना मैच जीत चुके हो, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और उसको गुस्से में देखकर वो स्टूडेंट्स भी डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वो डीजर से कहता है कि मुझे तुम्हारा फेस याद है, इसलिए मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। उसके बाद परम डीजर के हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है और उसको थैंक्स कहता है कि तुमने मेरी मदद की। डीजर परम से कहता है कि तुम्हें उस फाइट के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसके बाद परम वहाँ से जाने लगता है। फिर रोमांटिका डीजर से उस लेटर के बारे में पूछती है कि तुम्हें मेरे सीक्रेट्स के बारे में कैसे पता चल गया। डीजर रोमांटिका से कहता है कि तुम एक नोबल फैमिली से हो और तुम्हारे पास बहुत ही सारे मैजिक स्किल भी है, लेकिन फिर भी एकेडमी ने तुम्हें क्लास बीटा में क्यों डाल दिया, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर को तुम्हारी सच्चाई का पता है और तुम एक कॉमनर हो जिसे एक नोबल फैमिली का टाइटल मिला है, और इसलिए इंस्ट्रक्टर तुम्हें नोबल फैमिली नहीं मानते और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लो। फिर रोमांटिका डीजर से कहती है कि वो हडोन की पार्टी को ज्वाइन करेगी जिससे कि वो अल्फा क्लास में ट्रांसफर हो सके, और वैसे भी उसको इस सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। डीजर रोमांटिका को बताता है कि तुम्हें हडोन की बात तो याद ही होगी, वो कॉमनर से कितना ज्यादा हेट करता है। रोमांटिका उस बात को याद करती है और डीजर उसको पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कहता है, और रोमांटिका उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो तुम मेरा सीक्रेट सभी को बता दोगे, जिस पर डीजर बताता है कि वैसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने पार्टी ज्वाइन करने से मना कर दिया तो मैं अकेला ही परम के साथ अपनी पार्टी क्रिएट कर दूंगा। और ये सुनने के बाद रोमांटिका परम के बारे में सोचने लगती है और डीजर से कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम वाला अजस्ट को कैसे हरा सकती हो और तुम जैसे कॉमनर के पास इनवर्स मैजिक कहाँ से आया। मुझे पता है कि तुम अपना सीक्रेट छुपा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा सीक्रेट पता करके रहूंगी। और वो डीजर की पार्टी ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देती है, जिसे सुनकर डीजर स्माइल करने लगता है। और उसको स्माइल करता देख रोमांटिका उससे कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है जब तुम इस तरह से स्माइल करते हो। और दूसरी तरफ परम एक सूट को पकड़कर कुछ सोच रहा होता है। फिर परम अपना पास्ट याद कर रहा होता है जहाँ पर उसकी मॉम उसको बताती कि ये सूट उसके फादर ने दी थी। जैसे परम उस सूट को पकड़ता है तो वो सूट टूट जाती है और तभी परम को होश आता है और उसको पता चलता है कि उसने अभी अभी एक सपना देखा था। फिर अगले दिन परम और बाकी सभी इंस्ट्रक्टर ब्रिगेड के ऑफिस में पार्टी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर उन्हें पार्टी के बारे में सब कुछ बताती है और टूर्नामेंट रैंकिंग के बारे में भी बताती है। इसमें अल्फा क्लास और बीटा क्लास दोनों पार्टी ले सकती है और उन्हें ऐसा करने के लिए एक पार्टी बनाना होता है जिसमें 3 या 6 मेंबर होने चाहिए और उसके बाद वो टूर्नामेंट जीतकर अपना रैंक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद टॉप स्टूडेंट को जिन्होंने टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया होता है उन्हें शैडो वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। उन सभी को सिंगल रैंकर के नाम से जाना जाता है और उन्हें सीधा अल्फा क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन एकेडमी में आज तक कोई भी सिंगल रैंकर खुद को प्रमोट नहीं कर पाया है। और ये सुनने के बाद रोमांटिका कहती है कि वो भला इस टूर्नामेंट में कैसे जीत पाएंगे, जिस पर इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि सच में इम्पॉसिबल है, पर फिर भी तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें आगे क्या करोगे। फिर डीजर बताता है कि हम सभी सिंगल रैंकर बनेंगे और एकेडमी को गलत प्रूफ कर देंगे, हमेशा हमारे टैलेंट पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। उनकी नजर में हम कॉमनर्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। और इंस्ट्रक्टर भी डीजर की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो इतनी अच्छी सोच रखता है। उसके बाद तीनों ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे होते और वहाँ पर नोबल स्टूडेंट को ट्रेनिंग करते हुए सोचते कि हम भी इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे। डीजर बताता है कि हम इस जगह पर ट्रेनिंग नहीं करने वाले और उसके बाद वो उन्हें एक रूम में लेकर आता
होता है जो कि बहुत ही बेकार होता है और डीजर बताता है कि हम कॉमनर के लिए ये रूम ही प्रोवाइड करवाया गया है। उस रूम को देखकर रोमांटिका खुश नहीं होती है और तभी उन्हें उस रूम में बहुत ही सारे रैट्स दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर परम और रोमांटिका दोनों डर जाते हैं और डीजर उनसे कहता है कि हमें पहले इस रूम को अच्छे से साफ करना होगा। कुछ देर बाद जब परम उस रूम में आता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि डीजर और रोमांटिका दोनों ने पूरे रूम को अच्छे से साफ कर दिया है। फिर डीजर उन्हें ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहता है और रोमांटिका बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसने इंस्ट्रक्टर बैरीगेट के ऑफिस में अपने गोल को लेकर क्या कहा था, इसलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए जा रही थी और तभी डीजर उसको बताता है कि हम इस रूम में ट्रेनिंग करने वाले हैं। दूसरी तरफ परम अपनी सोर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है और डीजर दीवार पर सर्कल बनाता है और रोमांटिका से कहते हैं कि तुम्हें इस सर्कल में अपने विंड मैजिक का यूज करके शूट करना होगा। रोमांटिका बताती है कि उसके लिए ऐसा करना बहुत ही आसान है और वो अपने मैजिक से सर्कल में शूट कर देती है। फिर डीजर उससे कहता है कि अब तुम्हें एक साथ सभी विंड को एक सर्कल में शूट करना होगा, जिसे सुनने के बाद रोमांटिका बताती है कि ऐसा करना पॉसिबल है ही नहीं और डीजर उसको बताता है कि ये पॉसिबल है और उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। डीजर याद करता है कि किस तरह से रोमांटिका फाइट में अपने मैजिक का यूज करती है और वो उससे कहता है कि तुम्हें बस अपने अटैक को एक्यूरेट करना होगा। फिर डीजर नीचे फ्लोर पर एक सर्कल बनाता है और रोमांटिका से कहता है कि तुम्हें इस बेल को उस सर्कल में डालना है। रोमांटिका उस बॉल को फेंकने के लिए जा रही होती है, तभी डीजर उसको बताता है कि तुम्हें अपने विंड मैजिक का यूज करके इस बॉल को उस सर्कल में डालना है। फिर रोमांटिका अपने विंड मैजिक का यूज करके बॉल को हवा में उड़ाने लगती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। डीजर उससे कहता है कि तुम्हें बस इसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा और ये बात सुनकर रोमांटिका खुश हो जाती है। फिर डीजर परम के पास आता है और परम डीजर से पूछते है क्या तुम मुझे शॉर्ट ट्रेनिंग देने वाले हो, जिस पर डीजर मना कर देता है और परम से कहता है कि मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम पहले ही बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन हो। डीजर याद करता है कि फ्यूचर में परम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन था और उसके बाद वो परम से पूछता है कि तुमने फाइट में बड़ी स्वॉर्ड का यूज क्यों किया, क्योंकि तुम ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे लिए वो स्वॉर्ड परफेक्ट नहीं थी, तुम्हें एक लाइट स्वॉर्ड को सिलेक्ट करना चाहिए था। फिर परम डीजर से कहता है कि अगर तुम्हें इसके पीछे का रिजल्ट जानना है तो मेरे साथ चलना होगा। डीजर मान जाता है और सोचता है कि रोमांटिका अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर रोमांटिका उस बॉल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना सीख गई होती है और दूसरी तरफ डीजर परम के रूम में आ जाता है जहाँ पर परम उसको अपनी स्वॉर्ड दिखाता है और डीजर को याद आता है कि परम फ्यूचर में इस स्वॉर्ड को यूज करता था। फिर परम उसको बताता है कि ये स्वॉर्ड मेरे फादर की है और मेरी मदर एक कॉमनर थी और मेरे फादर नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने हमें छोड़ दिया और मॉम को ये स्वॉर्ड दे दी। मैंने इस स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया जिससे कि मैं भी अपने फादर की तरह एक अच्छा स्वॉर्डमैन बन सकूं, पर मेरी मॉम ने मरते टाइम मुझे मेरे फादर के बारे में नहीं बताया और कहा कि तुम अपने फादर को ढूंढने की कभी भी कोशिश मत करना क्योंकि एक नोबल फैमिली कभी भी कॉमनर को एक्सेप्ट नहीं करती। और इन सब बातों को याद करने के बाद परम बताता है कि मैं इस एकेडमी में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने फादर के बारे में पता लगा सकूं। फिर वो उस स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मेरे लिए ये स्वॉर्ड किसी काम की नहीं है और मुझे लगता था कि मेरे फादर मुझसे प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने ये स्वॉर्ड मेरी मॉम को दे दी मुझे देने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं और मैं कभी भी इस स्वॉर्ड का दोबारा से यूज नहीं करने वाला हूँ। डीजर समझ जाता है कि परम की मॉम ने कभी भी परम को उसके फादर के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रही थी। अगले दिन वो सभी दोबारा से ट्रेनिंग कर रहे होते और रोमांटिका बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के बाद उसको सर्कल में हिट कर देती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और डीजर उसको बताता है कि तुम्हें वो बॉल को सर्कल के अंदर ही रखना था। और इस बात को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है। फिर डीजर रोमांटिका से उस गिफ्ट के बारे में पूछते जो कि उसे हाडोन ने दिया था। फिर वो परम से पूछते कि क्या उसको दोबारा से वो स्वॉर्ड दिखा सकता है, जिस पर परम बताता है कि मैं अब तुम्हें वो स्वॉर्ड नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको सील कर दिया। और ये सुनने के बाद डीजर हैरान हो जाता है। उसके बाद परम डीजर के साथ मार्केट में आ जाता है और वो डीजर को शॉप पर ले जाता है जहाँ पर उसने स्वॉर्ड को सेल की थी। शॉप के बाहर लिखा होता है कि यहाँ पर कोई भी रिफंड नहीं होता है। परम डीजर से कहता है कि मैं उस स्वॉर्ड को दोबारा से यूज नहीं करना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद डीजर उससे कहते हैं कि मुझे ये बात पता है लेकिन तुम मुझे एक चांस दो। फिर उसके बाद डीजर डोर को नॉक करता है और अंदर से एक बड़ा सा गार्ड डोर को ओपन करता है, जिसके बाद वो दोनों शॉप के अंदर आ जाते हैं और शॉप ओनर उन दोनों को देखने के बाद कहता है कि तुम में से एक को मैंने कल यहाँ पर देखा था। फिर वो उन दोनों से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या सेल करने के लिए आए हो और क्या बाय करने के लिए। डीजर शॉप ओनर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर उस स्वॉर्ड को देखने के लिए आया हूँ जिसे परम ने तुम्हें सेल किया था। ये सुनने के बाद शॉप ओनर डीजर से कहते हैं कि लगता है तुमने बाहर का बोर्ड नहीं पढ़ा, यहाँ पर कुछ भी रिफंड नहीं किया जाता है। जिस पर डीजर उससे कहते हैं कि मुझे ये बात पता है इसलिए मैं तुमसे वो स्वॉर्ड खरीदने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद शॉप ओनर खुश हो जाता है और वो उस स्वॉर्ड को दिखाता है और कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा लाइट है, इसलिए मैं इसको देखते ही पहचान गया था। तभी डीजर बताता है कि ये कैनवियम से बना गया है और शॉप ओनर डीजर से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। जिस पर डीजर बताता है कि उसने इस तरह के ऑब्जेक्ट पहले भी देखा है और उसने कैनवियम रोमांटिका के पास भी देखा था जो कि उसको हेडोन ने दिया था। शॉप ओनर बताता है कि कैनवियम नोबल्स अपने लवर्स को गिफ्ट में देते हैं और ये सुनने के बाद परम सोचने लगता है कि मेरे फादर ने मेरी मॉम को ये स्वॉर्ड गिफ्ट में दिया था, इसका मतलब वो मेरी मॉम को प्यार करते थे। और फिर
सोप ओनर डीजर से कहता है कि तुम्हें इस सोड के बदले में 40 सिल्वर कॉइन देने होंगे। फिर पर्म कहता है कि जब मैंने आपको ये सोड सेल करी थी तब आपने मुझे 3 कॉइन दिया था और अब आप इसको 40 कॉइन में दे रहे हो। सोप ओनर बताता है कि तुम यहाँ पर सोड बेचने के लिए आए थे और तुम्हें उस सोप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैंने तुम्हें उस सोड का प्राइस दिया और ये एक तरह का बिजनेस है। और ये सुनकर पर्म को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और डीजर उसको शांत रहने के लिए कहता है। फिर डीजर 40 कॉइन लेकर उस सोड को ले लेता है और जब वो अपने मैजिक यूज करके उस सोड को चेक करता है तो उसको सोड के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और वो पर्म से कहता है कि तुम इस सोड को बाहर निकालो। जिसके बाद पर्म उस सोड को बाहर निकालता है और वो सोड बहुत ही ज्यादा लाइट और शाइन कर रही होती है। फिर डीजर कहता है कि ये सोड असल में वेनिकियम से बना हुआ है और ये सुनने के बाद सोप ओनर हैरान हो जाता है और डीजर से पूछते हैं क्या सच में ये सोड वेनिकियम से बना हुआ है। और डीजर बताता है कि वेनिकियम स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है और इसका वेट भी बहुत ही लाइट होता है। इसका यूज आर्मर्स और वेपन बनाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गार्ड उन दोनों को रुकने के लिए कहता है और सोप ओनर उनसे कहता है कि तुम दोनों को अब इस सोड को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। फिर डीजर उस सोप ओनर से कहता है कि तुमने अभी कहा था कि बिजनेस में सब कुछ चलता है और वैसे भी मैंने तुमसे कैडमियम सोड को खरीदा है जिसका प्राइस भी मैंने तुम्हें दे दिया और अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये सोड वेनिकियम की है, तो तुम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो गार्ड डीजर पर अटैक करता है लेकिन डीजर उसके अटैक से बच जाता है और ये देखने के बाद वो दोबारा से डीजर पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन पर्म उसके सामने आ जाता है और वो डीजर से कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर डीजर पर्म से कहता है कि तुम इस सोड को यूज नहीं करने वाले थे। ये सुनने के बाद पर्म घबरा जाता है और डीजर से कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। फिर वो गार्ड पर्म पर अटैक करने लगता है लेकिन पर्म बहुत ही फास्ट होता है जिस वजह से वो उनके सभी अटैक से बच जाता है। पर्म ही अब उस पर अटैक करना शुरू कर देता है जिससे कि वो गार्ड अपने सोड से ब्लॉक करने लगता है लेकिन फिर भी उस गार्ड को बहुत ही ज्यादा चोट आती है। फिर वो गार्ड दोबारा से पर्म पर अटैक करता है लेकिन उसका सोड नीचे जमीन पर फंस जाता है और ये देखने के बाद पर्म उस पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन तभी वो गार्ड पर्म को एक किक मारता है जिससे कि पर्म दीवार पर जाकर टकरा जाता है और डीजर पर्म का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उससे कहता है कि तुम इसको हरा सकते हो। ये सब सुनने के बाद पर्म उस गार्ड पर अटैक करने के लिए आता है और उसके अटैक से बचने के बाद वो उस पर पीछे से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। ये देखकर गार्ड भी स्माइल करने लगता है और वो पीछे मुड़कर पर्म पर अटैक करता है। डीजर को लग रहा होता है कि शायद से पर्म का ये अटैक उसको लग जाएगा लेकिन पर्म अपनी सोड से उस गार्ड की सोड को काट देता है और उसको मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। ये देखकर डीजर भी खुश हो जाता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सोप ओनर उन्हें बताता है कि तुम उस डोर को ओपन नहीं कर सकते हो क्योंकि ये डोर सिर्फ वही गार्ड खोल सकता है जो कि अब बेहोश है। पर पर्म उसकी बातों को नहीं सुनता है और अपनी सोड से डोर को काट देता है। ये देखकर सोप ओनर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और दोनों वापिस से एकेडमी आ रहे होते हैं। पर्म डीजर को थैंक्स कहता है कि तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की। जिस पर डीजर पर्म से कहता है कि तुम मेरे पार्टी के मेंबर हो और साथ में मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी और तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद पर्म इमोशनल हो जाता है और डीजर से कहता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं था लेकिन आज से मेरे पास एक दोस्त भी है इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और उसके बाद डीजर पर्म से कहता है कि हमें कुछ खाना चाहिए और वो दोनों मार्केट से ही स्नैक्स लेकर खाने लगते हैं। इधर रोमांटिका उस बॉल को कंट्रोल करने के बाद उसे सर्कल में डाल देती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर रोमांटिका अल्फा की क्लास की तरफ जा रही होती है और हाडोन का वेट कर रही होती है और सभी उसको ही देखे जा रहे होते हैं। हाडोन वहाँ पर आता है और उसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। रोमांटिका को ट्रेनिंग करने के बाद बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है इसलिए वो खाना खाना शुरू कर देती है। फिर हाडोन रोमांटिका से कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर आंसर देने के लिए आई हो और मैं तुम्हें अपनी ब्लू मून के पार्टी से मेंबर से मिलाता हूँ। लेकिन तभी रोमांटिका उसका कैडमियम वापस करते हुए उससे कहती कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। हाडोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो रोमांटिका से पूछता है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। जिस पर रोमांटिका बताती कि उसने बीटा की क्लास में एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर लीडर मुझे अच्छे से ट्रेन कर रहा है जिस वजह से मैं इम्प्रूव भी कर रही हूँ इसलिए मैं उस पार्टी में रहने का डिसीजन किया है। हाडोन रोमांटिका से पूछता है क्या तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है। जिस पर रोमांटिका मना कर देती है और बताती कि ये मेरा खुद का डिसीजन है। फिर रोमांटिका हाडोन से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें कॉमनर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हाडोन हाँ कह देता है। रोमांटिका उसको बताती कि मैं भी एक कॉमनर हूँ और मुझे बस नोबल फैमिली का रैंक मिला है। ये सुनने के बाद हाडोन रोमांटिका से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो जिससे कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं और रोमांटिका बताती कि ये झूठ नहीं है। फिर वो हाडोन से पूछते कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पहले से ही पता था तो क्या तुम मुझे इन्वाइट करते। जिस पर हाडोन बताता है कि अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं तुम्हें कभी भी इन्वाइट करता ही नहीं। ये बात सुनने के बाद रोमांटिका वहाँ से जाने लगती है और हाडोन से कहती कि हम आने वाले टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले हैं इसलिए अब से तुम हमारे दुश्मन हो। इसलिए हाडोन उससे कहते कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पार्टी दोनों को हरा दूंगा। रोमांटिका इस बात पर कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर हाडोन को सच्चाई का पता चलने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पर कॉमनर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसके डैड इस इंसिडेंट में मारे गए। तब से हाडोन कॉमनर्स को हेट करने लगा। उसके बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर डीजर और उसकी पार्टी सभी टीम को हराते हुए आगे बढ़ रही होती है। उसका रैंक भी अब 30 हो चुका होता है और ये बात जब अल्फा क्लास के इंस्ट्रक्टर को पता चलती है तो वो ब्लू मून पार्टी पर बहुत ही ज्यादा
गुस्सा करते हैं। वो उन सभी से कहते हैं कि हमें इन कॉमनर्स को हराना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें अल्फा क्लास में आने से रोकना ही होगा। इसलिए वो ब्लू मून पार्टी से कहते हैं कि तुम इस एकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी हो और मुझे पता है कि तुम सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हारी पावर्स उन सभी कॉमनर्स से ज्यादा है, इसलिए तुम्हें उन कॉमनर्स को इस टूर्नामेंट से बाहर करना होगा। फिर इंस्ट्रक्टर अजस्ट से कहता है कि तुम तो डीजर से फाइट कर चुकी हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम उसको हरा सकती हो? जिस पर अजस्ट कहते हैं कि वो डीजर को हरा सकती है और ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर अजस्ट को पार्टी का लीडर बना देता है और अजस्ट सोचने लगती है कि मैंने पहले डीजर को कमजोर समझा था, जिस वजह से मैं रेस को हार गई, लेकिन इस बार मैं उससे नहीं हारने वाली। और जब अजस्ट वहाँ पर आ रही होती है तभी उसके पास हाडोन और पार्शिवल आ जाते हैं और अजस्ट उससे पूछती है कि तुम्हें क्या काम है, और वो दोनों अजस्ट से कहते हैं कि रोमांटिका और पार्शिवल से हम दोनों फाइट करेंगे, जिसके लिए अजस्ट मान जाती है और वो उनसे कहती है कि हमें एक पार्टी की तरह काम करना होगा और वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। फिर जाते हुए अजस्ट उन दोनों से कहती है कि डीजर पर कोई भी अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो मेरा ओपोनेंट है। इधर रोमांटिका और परम दोनों अपने रैंकिंग से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो डीजर से पूछती है कि आज हम कौन सी ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिस पर डीजर उससे कहता है कि आज हमें ट्रेनिंग नहीं करना है। और उसके बाद वो उन्हें अपने साथ एकेडमी की लाइब्रेरी में ले आता है, जहाँ पर वो उनके सामने बहुत ही सारी बुक्स को रख देता है और बुक्स को देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। रोमांटिका पूछती है क्या हमें इन बुक्स को पढ़ना है, और परम उन बुक्स को देखकर कहता है कि ये तो हिस्ट्री की बुक है, जिस पर डीजर बताता है कि हमें शैडो वर्ल्ड के सभी इंसिडेंट और इवेंट्स के बारे में जानना होगा और इन बुक्स में हमें शैडो वर्ल्ड के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये सुनने के बाद रोमांटिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। फिर डीजर उसको शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि हम लाइब्रेरी में हैं, इसलिए हमें यहाँ पर चुप रहना होगा। और फिर रोमांटिका डीजर से कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि शैडो वर्ल्ड में भला किस तरह की इवेंट आ सकते हैं, तुमने हमें जो बुक्स पढ़ने के लिए दी, अगर इनमें उन इवेंट्स के बारे में कुछ नहीं हुआ तो, जो अगर शैडो वर्ल्ड में आएंगे। और ये सुनने के बाद डीजर कहते हैं कि रोमांटिका की बात सही है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को सारी बुक्स पढ़ना पड़े, लेकिन अगर रोमांटिका यही चाहती है तो तुम दोनों को उस सेल्फ में रखी सारी बुक्स को पढ़नी होगी। ये सुनकर अब वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चुपचाप वो बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो डीजर ने उन्हें दिया था। डीजर सोच रहा होता है कि मुझे सारे इवेंट्स के बारे में पता है जो कि शैडो वर्ल्ड के अंदर आ सकती है, इसलिए मैंने तुम्हें उससे रिलेटेड सारी बुक दे दी। और फिर रोमांटिका देखती है कि परम डीजर की तरफ देखे जा रहा होता है, वो परम का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसकी बुक्स जाकर डीजर के सर पर लगती है। और डीजर उन दोनों से कहता है कि अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। वो दोनों डीजर की स्माइल को देखकर डर जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद शाम को अजस्ट डीजर के पास आती है और डीजर को वहाँ पर देखकर अजस्ट से कहता है कि तुमने ब्लू मून पार्टी को ज्वाइन किया है और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए तुम इस पार्टी को डिजर्व करती हो। और अजस्ट डीजर से कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद वो कहने के लिए जा ही रही होती तभी डीजर उससे कहता है कि तुम मुझे कल के टूर्नामेंट के लिए चैलेंज करने के लिए आई हो। फिर अजस्ट उससे कहती कि मैंने पिछली बार तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हें इस टूर्नामेंट में हराने वाली हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है, जिसे देखने के लिए बहुत ही सारे लोग आए होते हैं। इधर डीजर देखता है कि रोमांटिका और परम दोनों बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। उसके बाद वो सभी स्टेडियम में आते हैं जहाँ पर बाकी सभी पार्टीज के मेंबर्स भी आए होते हैं। और ब्लू मून पार्टी का एक मेंबर डीजर को देखने के बाद कहता है कि ये डीजर है, पर मुझे तो बस ये एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लग रहा है। फिर दूसरा मेंबर उसको बताती कि हमें इसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, इंस्ट्रक्टर ने हमें इसके बारे में बताया था। और वो लड़का कहता है कि मैं इससे नहीं हारने वाला हूँ। इसके बाद अनाउंसमेंट होती कि जो भी शैडो वर्ल्ड के इंसिडेंट को पास करेगा उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे और लास्ट में 9 स्टूडेंट्स को सिंगल रैंक का टाइटल दिया जाएगा। फिर रोमांटिका कहते हैं कि वो हमें इंसिडेंट के बारे में भी नहीं बता रहे हैं और डीजर कहते हैं कि इंसिडेंट को ढूंढना भी इस टूर्नामेंट का पार्ट है। परम कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स हैं और हमारी रैंक उन सभी से बहुत ही नीचे है। डीजर कहते हैं कि सिंगल रैंकर बनने के लिए हमें सभी इंसिडेंट को पास करना होगा और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी एलिमिनेट करना होगा। फिर शैडो वर्ल्ड के रूल्स को बताया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स पर अटैक करके उन्हें एलिमिनेट कर सकता है। उसके बाद पोर्टल ओपन हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, जिससे कि वो सभी शैडो वर्ल्ड में ट्रांसफर हो सके। इधर हम डीजर को देखते हैं जो कि शैडो वर्ल्ड में आने के बाद सोचता है कि सबसे पहले मुझे परम और रोमांटिका को ढूंढना होगा। जैसे ही वो आगे जा रहा होता है तभी उस पर आइस मैजिक से अटैक होता है, जिससे कि डीजर बच जाता है। फिर वहाँ पर ब्लू मून पार्टी की वही लड़की आ जाती जो कि कुछ देर पहले डीजर के बारे में बात कर रही थी। वो अपने आइस मैजिक का यूज करके डीजर पर अटैक करती है, जिससे कि डीजर अपने फायर मैजिक से रोक देता है। फिर वो लड़की एक साथ 2 मैजिक का यूज करके डीजर पर अटैक करना शुरू कर देती है और डीजर से कहती है कि तुम कॉमनर्स कभी भी इस तरह के अटैक नहीं कर सकते हो। लेकिन डीजर उसके अटैक को रोक देता है और तभी वो लड़की अपने मैजिक से वहाँ पर टोर्नेडो ला देती है। फिर डीजर अपने इनवर्स मैजिक का यूज करके उसके मैजिक को खत्म कर देता है और वो उससे कहता है कि
तुम्हें अपने मैजिक को ठीक से कंट्रोल करना नहीं आता है, अभी तुम्हें बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है। और इतना कहने के बाद वो अपने आइस मैजिक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। वो लड़की उसके अटैक को रोकने के लिए बैरियर बना लेती है, पर वो बैरियर उस अटैक को नहीं रोक पाता है और वो अटैक लगने के बाद वो लड़की एलिमिनेट हो जाती है। फिर डीजर कहता है कि मुझे जल्दी से अपने टीममेट्स को ढूंढना होगा। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। उसके बाद हम अल्फा क्लास के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वहाँ पर घूम रहा होता है, और तभी उस पर विंड मैजिक से अटैक होता है और उस अटैक की वजह से वो वहीं पर एलिमिनेट हो जाता है। ये अटैक रोमांटिका ने किया था, और फिर रोमांटिका और परम दोनों साथ में डीजर को ढूंढने लगते हैं। रोमांटिका अपने डिटेक्शन मैजिक का यूज करती है, तो उसको पता चलता है कि एक स्टूडेंट उनके पास है और 2 स्टूडेंट उनसे थोड़ी दूरी पर है। फिर रोमांटिका अपने पास वाले स्टूडेंट पर विंड मैजिक से अटैक करती है, लेकिन उसका मैजिक वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर 2 और स्टूडेंट आ जाते हैं और वो अल्फा क्लास वाले होते हैं, और वो लड़की रोमांटिका से कहती है कि डिटेक्शन मैजिक यूज करने से सामने वाले को भी तुम्हारी लोकेशन पता चल जाती है। फिर वो दोनों मिलकर रोमांटिका और परम का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि बीटा क्लास अभी भी अल्फा क्लास को नहीं हरा सकती है। तभी परम उन पर अटैक कर देता है और वो लड़का परम के अटैक को रोक देता है, लेकिन वो परम की स्पीड को देखकर हैरान था। फिर वो लड़की परम पर अपने मैजिक से अटैक करती है, जिससे कि परम बच जाता है, और परम बहुत ही तेजी से उनके चारों तरफ घूम रहा होता है। परम की स्पीड को देखकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं, और तभी वो लड़का जमीन पर अपनी स्वॉर्ड को मारता है, जिससे कि उनकी लोकेशन के बारे में पता ना चल पाए। फिर वो अपनी क्लासमेट से डिटेक्शन मैजिक यूज करने के लिए कहता है। जैसे ही वो लड़की अपने मैजिक यूज करती है तो इधर रोमांटिका को भी उसकी लोकेशन पता चल जाती है, और वो अपने विंड मैजिक से उस लड़की पर अटैक कर देती है। रोमांटिका के इस अटैक से वो लड़की एलिमिनेट हो जाती है, और ये देखकर वो लड़का बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर रोमांटिका उस लड़के से कहती है कि पहले तुमने अपनी लोकेशन को हाइड किया था, लेकिन बाद में तुम्हारी क्लासमेट ने डिटेक्शन मैजिक का यूज किया, जिससे कि मुझे भी तुम्हारी लोकेशन का पता चल गया। फिर परम उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें फाइट से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए, और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। और तभी रोमांटिका अपनी विंड मैजिक से अटैक करके उसको भी एलिमिनेट कर देती है। परम और रोमांटिका दोनों अपनी जीत से बहुत ही खुश हो जाते हैं, और परम बताते हैं कि डीजर की ट्रेनिंग के बाद हम दोनों पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तभी रोमांटिका गुस्से में डीजर को बाहर आने के लिए कहती है, और डीजर वहाँ उन दोनों के सामने आता है, और वो उनसे कहता है कि तुम दोनों पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। रोमांटिका सोच रही होती कि मैं ट्रेनिंग के बाद डीजर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी होंगी, पर डीजर ने उसके मैजिक को दोबारा से इन्वर्स कर दिया। फिर डीजर रोमांटिका के सर पर अपना हाथ फेरते हुए उसकी तारीफ कर रहा होता है, और इन सब से रोमांटिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि डीजर उसको अपना पेट समझ रहा है। डीजर देखता है कि शैडो वर्ल्ड का टाइम अब ओवर होता जा रहा है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट का ग्रुप एक स्टूडेंट को एलिमिनेट कर देता है। इधर डीजर रोमांटिका और परम दोनों को बताते हैं कि शैडो वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए 2 रास्ते। पहला हमें शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना होगा, दूसरा हमें बाकी के स्टूडेंट्स को एलिमिनेट होने तक का वेट करना होगा, जिससे कि सिर्फ 9 स्टूडेंट्स ही इस शैडो वर्ल्ड के अंदर बच पाएंगे, और फिर उन सभी को सिंगल रैंकर्स का टाइटल दिया जाएगा। रोमांटिका डीजर से पूछती है क्या हम इस शैडो वर्ल्ड को क्लियर नहीं कर सकते, जिस पर डीजर उसको बताता है कि हमारे लिए शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें बाकी सभी स्टूडेंट्स के एलिमिनेट होने तक का वेट करना होगा, जिससे कि हम टॉप 9 में आ सके। और तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो सभी एक ट्री के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं, और रोमांटिका सोच रही होती कि अगर उसने हार्डोन की पार्टी को ज्वाइन कर लिया होता और बाद में उनकी सच्चाई का पता चल जाती तो वो सभी के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं, इसलिए उसको ये पार्टी में रहकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और डीजर रोमांटिका से कहते हैं कि पहले तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इस शैडो वर्ल्ड को क्लियर कर लेंगे। और तभी क्लॉक टावर में टाइम ओवर हो जाता है और बेल बजने लगती है, जिसे सुनने के बाद डीजर बताता है कि अब यहाँ पर मोस्टर अटैक करने के लिए आने वाले और हमें उन सभी से बचना होगा। दूसरी तरफ ब्लू मून पार्टी का इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा खुश था, और वो कहता है कि इस राउंड में बीटा क्लास सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इधर डीजर आगे जाकर देखते हैं तो जमीन के अंदर से बहुत ही सारे रेड मोस्टर बाहर निकलते हैं, और उन्हें देखने के बाद डीजर भी सभी को भागने के लिए कह देता है। वो सभी उन रेड से बचते हुए भाग रहे होते हैं, और रोमांटिका अपनी विंड मैजिक का यूज करके उन पर अटैक करती है, लेकिन उस अटैक से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही सारे मोस्टर होते हैं। डीजर सोच रहा होता है कि ये रेड मोस्टर ह्यूमन ब्लड को स्मेल करके रिएक्ट करते हैं, और फिर वो बताता है कि हमें इसके लीडर को खत्म करना होगा। फिर वो अपने हाथ को काटकर ब्लड उनकी तरफ फेंकता है, जिससे कि उन सभी रेड्स का लीडर आ जाता है, और तभी रोमांटिका उस पर अपने विंड मैजिक से अटैक करती है, लेकिन उस रेड को इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और डीजर रोमांटिका को बताता है कि अभी तुम उस मोस्टर को अपने मैजिक से नहीं हरा सकती हो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और डीजर उन सभी को वहाँ से भागने के लिए कह देता है, लेकिन तभी डीजर उन रेड्स के ग्रुप के अंदर चला जाता है, और दूसरी तरफ बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इन रेड मोस्टर से फाइट कर रहे होते हैं। ब्लू मून के कुछ मेंबर्स भी रेड की वजह से एलिमिनेट हो चुके होते हैं, और रेड टीम का लीडर अपने फायर मैजिक का यूज करते हैं। इधर परम उन रेड मोस्टर्स के अंदर होता है और उनके लीडर को ढूंढ रहा होता है, और उसको पता चलता है कि रोमांटिका के अटैक के बाद वो कमजोर हो चुका है, इसलिए उनको खत्म करना आसान होगा। और दूसरी तरफ डीजर उन सभी रेड को हटा रहा होता है, क्योंकि वो परम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। वो परम को दोबारा से नहीं खोना चाहता था, और इधर परम
रेड मॉन्स्टर के लीडर को ढूंढकर खत्म कर देता है, जिससे कि उनका ये क्वेस्ट पूरा हो जाता है और परम बाहर जाता है और परम को ठीक देखकर डीजर और रोमांटिका दोनों खुश हो जाती है। परम उन दोनों से कहता है कि मैं बस थोड़ा थक चुका हूँ, इसलिए मुझे रेस्ट करना है। और ये सुनने के बाद डीजर परम को ट्री के नीचे ले जाता है, जहाँ पर परम सोने लगता है और डीजर रोमांटिका से कहती है कि तुम परम का ध्यान रखना। और इतना कहने के बाद वो डीजर वहाँ से चला जाता है। डीजर सोच रहा होता है कि मैं फिर से अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकता और शायद से मुझे उनकी पावर्स पर ज्यादा भरोसा हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना है कि मैं वापस से पास्ट में अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपने आप को एक पंच मारता है। उसके बाद वो वापस अपने दोस्तों के पास आता है और परम भी ठीक हो चुका होता है। और परम डीजर के फेस पर चोट को देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर डीजर उसको कुछ भी नहीं बताता और उन दोनों से कहता है कि अब हमें उस क्लॉक टावर की तरफ जाना होगा। दूसरी तरफ जस्ट ने भी सभी रेड्स को अपने आइस मैजिक से खत्म कर दिया होता है और रेड टीम के लीडर ने अपने फायर मैजिक का दूसरी तरफ अजस्ट ने भी सभी रेड्स को अपने आइस मैजिक से खत्म कर दिया होता है। फिर जैसे ही अजस्ट और उसकी टीम क्लॉक टावर के पास आती है तभी उन पर विंड मैजिक से अटैक होता है, जिससे कि उनकी टीम के 2 मेंबर्स एलिमिनेट हो जाती हैं। अजस्ट समझ जाता है कि इस समय उन पर अटैक सिर्फ डीजर ही कर सकता है और इधर रोमांटिका दोबारा से उन पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन अजस्ट को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उनके अटैक से बच जाती है। और रोमांटिका डीजर से कहती है कि उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए, जिस पर डीजर उससे कहते हैं कि अब हमें दूसरी टीम पर अटैक करना चाहिए। और ये सुनने के बाद रोमांटिका उससे कहती है कि ऐसे तो उन सभी को हमारी लोकेशन के बारे में पता ही चल जाएगा, जिस पर डीजर उससे कहते हैं कि यही तो हमारा प्लान है, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। और रोमांटिका डीजर की बात मान लेती है। फिर डीजर वहाँ पर दीवार पर अपने मैजिक को यूज करता है। इधर अजस्ट जैसे ही अपनी टीम के साथ क्लॉक टावर के अंदर आती है, उसको वहाँ पर पहले ही अल्फा क्लास के 2 टीम दिखाई देती है। रेड टीम का लीडर अजस्ट को वहाँ पर देखने के बाद उससे कहते हैं क्या वो अटैक तुमने किया था, और ये बहुत ही शर्म की बात है, तुम एकेडमी के टॉप मेंबर्स होने के बाद भी हम पर छुपकर अटैक कर रही हो। हाडोन उन्हें बताता है कि हमने तुम पर कोई भी अटैक नहीं किया, लेकिन वो दोनों टीम हाडोन की बात नहीं मान रही होती है। फिर अजस्ट उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम पर अटैक हमने किया है, जिस पर रेड टीम का लीडर अजस्ट से कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो कि सभी मैजिक को यूज करना जानती हो। और अजस्ट सोचने लगते हैं कि अगर अब मैंने सच नहीं बताया तो इन पर अटैक बीटा क्लास वालों ने किया है, तो भी ये मेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाले। और यही डीजर का प्लान था, वो असल में यहाँ पर हम सभी को आपस में लड़वाना चाहता था। फिर हाडोन और पास्कल भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और तभी अजस्ट आगे आती है और उन दोनों से कहती है कि इन्हें मैं अकेले ही हरा सकती हूँ, जिसे सुनने के बाद रेड टीम का लीडर गुस्सा हो जाता है और अजस्ट पर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है। और ये सब देखने के बाद रेड टीम के मेंबर हंसते हुए कहते हैं कि तुमने हमारे लीडर की पावर को कम समझने की गलती की है। तभी अजस्ट उसके पीछे आ जाती है और उसे एक किक मारती है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। और फिर अजस्ट अपने मैजिक से उसकी टीम की एक लड़की को आइस में जमा देती है। ये सब देखने के बाद रेड टीम का लीडर ग्रीन टीम से मदद मांगता है और कहता है कि हमें सिंगल रैंकर बनने के लिए सबसे पहले इन्हें हराना होगा। ग्रीन टीम भी उसकी बात मानकर अजस्ट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अजस्ट भी उन सभी से लड़ने लगती है। दूसरी तरफ डीजर और उसकी टीम नीचे फाइट की आवाज को सुन रहे होते हैं और तभी आवाज आना बंद हो जाती है और परम कहते हैं कि शायद से फाइट खत्म हो चुकी है और हमें नीचे जाकर फाइट करना चाहिए, जिस पर डीजर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो हमें अनाउंसमेंट सुनाई देती। और फिर अजस्ट और उसकी टीम ऊपर आ जाती है। अजस्ट डीजर से कहती है कि शायद से तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है, जिस पर डीजर उसको बताता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम सभी अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स आपस में लड़कर एक दूसरे को एलिमिनेट कर दोगे, पर शायद से तुम्हें मेरा प्लान पता चल गया। और अजस्ट डीजर से कहती कि मैंने उन सभी को बस अपने आइस में फ्रीज कर दिया, जिससे कि वो एलिमिनेट ना हो सके। और वो डीजर से कहती कि अगर तुम्हें सिंगल रैंकर का टाइटल चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर वो तीनों उसके सामने आ जाते हैं और अजस्ट आइस मैजिक का यूज करके डीजर को दूसरे फ्लोर पर ले जाती है और उसके पास आते हुए कहती कि मुझे पता है कि तुम्हें इस अटैक से कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए तुम्हें खड़े होकर मुझसे लड़ना होगा। और तभी डीजर उस पर अपने स्टोन मैजिक से अटैक करता है और वो स्टोन अजस्ट के पास आकर स्नैक में बदल जाता है, जिसे अजस्ट अपने आइस मैजिक से खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ परम और पार्सिकल फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पार्सिकल परम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो परम से पूछता है कि तुम्हारी बड़ी सूट कहाँ गई। तभी परम उस पर अटैक करने लगता है और ये देखकर पार्सिकल हैरान हो जाता है। पार्सिकल का एक भी अटैक परम को नहीं लग रहा होता है, क्योंकि परम बहुत ही ज्यादा तेज होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो परम को हरा क्यों नहीं पा रहा है। उस दिन फाइट में तो उसने परम को आसानी से हरा दिया था। तभी परम पार्सिकल के पेट पर लात मारता है, जिससे कि पार्सिकल वहीं पर बैठ जाता है और वो परम से पूछता है कि तुम भला इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए, जिसे सुनने के बाद परम उसको चिढ़ाने लगता है। और दूसरी तरफ रोमांटिका अपने विंड मैजिक से हाडोन पर अटैक किए जा रही होती है, जिसे कि हाडोन आराम से ब्लॉक कर लेता है। और रोमांटिका से पूछते कि तुम तो सर्कल 2 में हो, पर फिर भी तुम्हारे अटैक बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। और इधर रोमांटिका सोच रही होती कि मेरे पास बहुत ही कम माना बचा हुआ और मैं क्लोज कॉम्बैट फाइट में ही वीक हूँ। जैसे ही हाडोन रोमांटिका पर अटैक
अटैक करने के लिए जा रहा था तभी एजेस्ट की आइस ब्रेक हो जाती है और वहाँ पर चारों तरफ से स्मोक आ जाती है। रोमांटिका इस मौके का फायदा उठाकर हडोन पर विंड मैजिक से अटैक किए जा रही होती है और इसे रोकने में हडोन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उसको स्मोक की वजह से रोमांटिका की लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पा रहा होता है। तभी वो अपने पेंडेंट की लाइट का यूज करके वहाँ की सारी स्मोक को खत्म कर देता है। फिर वो रोमांटिका की तरफ भागकर एक अटैक करता है जिससे कि रोमांटिका नीचे गिर जाती है और हडोन उस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है जिससे कि रोमांटिका बच जाती है। फिर उसके पेंडेंट को देखने के बाद हडोन से कहती है कि वो पेंडेंट असल में एक आर्टिफैक्ट है, जिस पर हडोन हाँ कहता है और बताता है कि तुम जैसे कॉमनर इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और ये सुनने के बाद रोमांटिका उससे कहती है कि तुम कॉमनर से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हो? अगर हम अपने स्टेटस को साइड में रख देते तो हम इस एकेडमी के सिर्फ स्टूडेंट से, जिसे सुनने के बाद हडोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रोमांटिका से कहती है कि तुम ये बात नहीं समझने वाली हो, हम नोबल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं, ये बात मैं तुम्हें हरा कर प्रूफ कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो रोमांटिका पर फायर मैजिक से अटैक करता है। जैसे ही रोमांटिका उसको ब्लॉक करने के लिए जा रही होती है तभी हडोन उस पर एक और अटैक कर देता है जिससे कि रोमांटिका दीवार में जाकर टकरा जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा चोट आती है। ये देखने के बाद परम जल्दी से रोमांटिका के पास आता है और उससे पूछते है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर रोमांटिका उसको बताते है कि उसने अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की थी पर उसका माना खत्म हो चुका है और वो परम से कहते है क्या तुम थोड़ी देर के लिए इससे फाइट कर सकते हो जिससे कि मैं अपना माना रिस्टोर कर सकूं। परम इसके लिए मान जाता है और इधर हडोन गुस्से में कहते हैं कि मैं सभी कॉमनर को अकेला ही हरा सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। परम भी उससे फाइट करने के लिए सामने आ जाता है पर हडोन उसको पत्थर में बंद कर देता है जिसे देखकर रोमांटिका हैरान हो जाती है और जैसे ही हडोन उस पर अटैक करने वाला होता है तभी परम उस पत्थर को काट कर बाहर आ जाता है और हडोन पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। पार्सकल हडोन से कहते हैं कि मैं उस लड़के से फाइट करता हूँ, जिस पर हडोन उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस फाइट में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और मैं इन सभी को अकेला हरा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद पार्सकल दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है और इधर रोमांटिका सोच रही होती है कि वो परम को इस फाइट में इन्वॉल्व करके उस पर बोझ बन रही है, इसलिए वो परम से कहती है कि तुम जाके पार्सकल से फाइट करो और मैं हडोन से फाइट करूंगी। पर परम को पता होता है कि रोमांटिका उससे ये सब क्यों कह रही है, इसलिए वो रोमांटिका को बताता है कि हमने साथ में सिंगल रैंकर्स बनने का प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। वैसे भी डीजर को हम पर पूरा भरोसा है। और उसके बाद रोमांटिका डीजर की बात को याद करने के बाद कॉन्फिडेंट हो जाती है और परम को थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ एजेस्ट डीजर पर अपनी आइस मैजिक से अटैक करती है पर डीजर अपने इनवर्स मैजिक का अटैक करके उसको खत्म कर देता है। फिर एजेस्ट डीजर पर अटैक करने के लिए मैजिक सर्कल का यूज करती है लेकिन डीजर उसके मैजिक सर्कल को भी खत्म कर देता है और उसके बाद एजेस्ट डीजर के पीछे आइस अटैक करती है लेकिन डीजर उसको भी अपने इनवर्स मैजिक से खत्म कर देता है और उसके बाद वो एजेस्ट पर फायर मैजिक से अटैक करता है जिससे कि एजेस्ट बच जाती है और पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे से फायर अटैक होता है और एजेस्ट खुद को आइस में फ्रीज करके प्रोटेक्ट कर लेती है। ये देखकर डीजर एजेस्ट की तारीफ करता है कि तुम मेरे सभी अटैक से बहुत ही आसानी से बच गई। उसके बाद एजेस्ट डीजर से पूछती है कि मैं कॉम्बैक्ट और मैजिक दोनों में तुमसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ पर मैं फिर भी तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो डीजर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और डीजर उस पर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है लेकिन एजेस्ट उसके सभी अटैक से बचते हुए सीधा जाकर डीजर पर अटैक करती है और डीजर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो दीवार में जाकर टकरा जाता है जिससे कि उसको बहुत ही चोट आती है और एजेस्ट उस पर अटैक करने के लिए आती है लेकिन डीजर एजेस्ट पर लड़ने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसके सभी अटैक को अपनी नाइफ से ब्लॉक करने लगता है। ये सब देखने के बाद एजेस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डीजर से पूछती है कि भला मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रही हूँ। फिर डीजर उससे पूछते है कि तुम्हें लड़ाई में मजा नहीं आ रहा और क्या तुम कभी ऐसे ओपोनेंट से फाइट नहीं की जिससे लड़ने में तुम्हें मजा आए। डीजर फ्यूचर को याद करते हुए कहते है कि तुम उस टाइम भी बहुत ही बोरिंग थी और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें फाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो एजेस्ट से कहते है कि तुम मुझे अपने मैजिक और सोर्ड से नहीं हरा सकती हो और ये सुनने के बाद एजेस्ट डीजर से कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि मैं इस फाइट को एंजॉय कर रही हूँ या फिर नहीं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें हराना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज करती है जिससे कि पूरा फ्लोर एक आइस बन जाता है और एजेस्ट एक चेयर पर बैठकर डीजर पर अटैक कर रही होती है और डीजर उसके अटैक से बच रहा होता है। एजेस्ट अपने मैजिक सर्कल का यूज करके अटैक करती है लेकिन डीजर अपने यूनिवर्स मैजिक का यूज करके सभी को खत्म कर देता है और सोचने लगता है कि इस रूम के अंदर एजेस्ट अपने मैजिक से बहुत सारे अटैक कर सकती है और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। वो इतने कम एज में ये सब कर पा रही है और इस बात से डीजर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो उसके सभी अटैक को इनवर्स मैजिक से खत्म करने लगता है। एजेस्ट अपने हजारों मैजिक सर्कल का यूज कर रही होती है लेकिन डीजर भी उसके सभी मैजिक सर्कल को खत्म किए जा रहा होता है। एजेस्ट ये सब देखने के बाद सोचने लगती है कि मुझे इसको हराने के लिए कुछ और करना होगा और उसके बाद वो अपनी चेयर से उठकर अपनी सोर्ड को उठा लेती है और वो वापिस से नॉर्मल हो जाता है और एजेस्ट की सोर्ड से लाइट ग्लो कर रही होती है जिसे देखकर डीजर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ परम हडोन पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है और रोमांटिका से कहता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें इसको जल्दी से हराना होगा। अगर पास्कल ने इसके साथ फाइट ज्वाइन कर
चली तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और इधर हाडोन पास्कल के साथ में लड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से पर्म और रोमांटिका पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और जैसे ही करीब आते हैं, रोमांटिका उन दोनों पर अपने विंड मैजिक से अटैक करती है, जिसकी वजह से वो दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। और एजेस्ट अपनी सोर्ड को ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसे देखकर डीजर कहता है कि ये तो मैजिक सोर्ड है, जिसे एक मैजिक नाइट ही बना सकते हैं। लेकिन इस सोर्ड को बनाने में 10 साल का टाइम लगता है, पर एजेस्ट ने उसको बहुत ही जल्दी बना लिया। फिर वो डीजर पर अटैक करने के लिए आ रही होती है और डीजर उसको रोकने के लिए अपने स्टोन मैजिक का यूज करता है, जिसे एजेस्ट अपनी आइस मैजिक की मदद से रोक लेती है। फिर जब डीजर एजेस्ट पर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है तो एजेस्ट उसको खत्म कर देती है और सीधा आकर डीजर की गर्दन पर अपनी सोर्ड रख देती है। एजेस्ट डीजर से कहती है कि अब वो ये फाइट जीत चुकी है, लेकिन वो डीजर की तरफ देखती है कि इनवर्स मैजिक यूज कर रहा होता है। तभी डीजर का मैजिक पूरे टावर में चला जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि ये क्वेस्ट पूरा हो चुका है और जिसने इसको पूरा किया उसका नाम डीजर है। ये सुनने के बाद ब्लू मून पार्टी का इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर ब्रिगेड ने चीटिंग की है, क्योंकि कोई भी कॉमनर शैडो वर्ल्ड को क्लियर नहीं कर सकता। फिर प्रिंसिपल अपने पास खड़े टीचर से बात करके उनसे सिंगल रैंकर्स की लिस्ट लेता है और बताता है कि मैंने पहले सिंगल रैंकर्स की लिस्ट बना ली थी। जिसे सुनने के बाद एक इंस्ट्रक्टर प्रिंसिपल से पूछती है कि जब आपने लिस्ट बना ली थी तो हमें इस मीटिंग में किस लिए बुलाया। प्रिंसिपल उन सभी से कहते कि मैं उन सभी का ओपिनियन जानना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों का ओपिनियन जानकर तो मुझे बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि उनका ओपिनियन बहुत ही बेकार था। दूसरी तरफ डीजर और एजेस्ट साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं और डीजर उसको बताता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि मैं अल्फा क्लास को नहीं हरा सकता हूँ। उसके बाद एजेस्ट उससे कहती है कि फिर तुमने शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के बारे में सोचा, और डीजर बताता है कि मैं उस टावर में बहुत ही पहले आ चुका था। तब मैंने अपने मैजिक का यूज करके टावर को एनालाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे पता चला कि अगर सभी क्लास के स्टूडेंट्स मुझसे फाइट करेंगे तो मैं हार जाऊंगा। इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया और अल्फा क्लास को वापस में लड़वाया, जिससे कि मुझे बहुत ही टाइम मिल सके। ये सुनने के बाद एजेस्ट उससे कहती है कि तुम्हारा मकसद मुझसे फाइट करने का नहीं था, तुमने उससे आगे का सोच रखा था। डीजर कहता है कि मैंने रेस में भी उस दिन यही टैक्टिक्स का यूज किया था, लेकिन अगर तुम थोड़ी फास्ट होती तो उस समय ही मुझ पर अटैक करके मुझे हरा देती। डीजर की बातें सुनने के बाद एजेस्ट हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझे और बाकी सभी को कंट्रोल कर रहे थे और हमें इस बारे में पता भी नहीं चला। फिर वहाँ पर रोमांटिका और पर्म भी आ जाते हैं और एजेस्ट को देखकर गुस्सा हो रहे होते हैं। डीजर रोमांटिका से कहता है कि हम बिना तुम्हारे मैजिक के शैडो वर्ल्ड को क्लियर नहीं कर पाते, और रोमांटिका उससे कहती है कि ये बात मुझे पहले से ही पता है। इधर पर्म डीजर से पूछता है कि मेरे बारे में क्या, मैंने भी तो इतनी मेहनत की है। और डीजर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं कि तुमने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर डीजर उन दोनों के सर पर अपना हाथ फेरने लगते हैं, जिससे कि वो दोनों खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी रोमांटिका उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे पेट की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। उन सभी को खुश देखकर एजेस्ट भी स्माइल करने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी एजेस्ट डीजर से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ ट्रेनिंग कर सकती है, जिस पर रोमांटिका साफ मना कर देती है। लेकिन डीजर इसके लिए मान जाता है और उससे कहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे। ये सुनने के बाद एजेस्ट खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को वो सभी इंस्ट्रक्टर ब्रिगेड के ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर उन्होंने सभी के लिए केक रखा था उन सभी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। और उस केक को देखने के बाद पर्म और रोमांटिका दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी सिंगल रैंकर के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हो। और ये सुनने के बाद रोमांटिका उदास हो जाती है और तभी इंस्ट्रक्टर उनसे कहती है कि मैं तो तुम सभी से मजाक कर रही हूँ। और उसके बाद वो सभी खुश हो जाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर अपने पास्ट को याद करने लगती है, जब पहली बार डीजर उनके पास आया था और उनसे मैजिक सीखने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद इंस्ट्रक्टर ब्रिगेड ने डीजर को मैजिक सिखाया। अगले दिन सभी शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं, जहाँ मॉल में रोमांटिका अपने कपड़े डिसाइड कर रही होती है। वो बहुत से ड्रेसेस चेंज करके पर्म और डीजर को दिखाती है और वो दोनों रोमांटिका की तारीफ करते हैं। फिर रोमांटिका एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है और डीजर कहता है कि ये उस पर बहुत ही अच्छी लग रही है, जिसे सुनकर रोमांटिका खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि डीजर असल में पर्म की तारीफ कर रहा होता है। ये देखकर रोमांटिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद पर्म डीजर के लिए टाई चूज कर रहा होता है, पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको डीजर के लिए कौन सी टाई लेनी चाहिए। डीजर रोमांटिका से मदद मांगता है, पर रोमांटिका उसकी मदद करने से मना कर देती है। पर्म डीजर के लिए टाई सिलेक्ट करने के बाद वहाँ मॉल में गेम्स खेलने के लिए चला जाता है और इधर एजेस्ट डीजर को पीछे से आवाज देती है। डीजर एजेस्ट को वहाँ पर देखकर उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर एजेस्ट उससे कहती है कि मुझे इस जगह पर आना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी कभी यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ जाती हूँ। और डीजर एजेस्ट को उनके साथ ज्वाइन करने के लिए पूछता है। एजेस्ट रोमांटिका और पर्म को गेम खेलते हुए देखकर डीजर से पूछती है क्या तुम मुझे उस गेम के लिए चैलेंज कर रहे हो, जिस पर डीजर उससे कहते कि हम ये गेम फन के लिए खेलने वाले और इसलिए इसको सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। रोमांटिका और पर्म दोनों एजेस्ट को डीजर के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं और डीजर से पूछते हैं कि तुम इसके साथ क्यों हो, जिस पर डीजर उन्हें बताता है कि हम सभी साथ में गेम खेलने वाले हैं और पर्म को डीजर की टीम में जाना था, इसलिए एजेस्ट उसको उठाकर डीजर के साइड कर देती है और डीजर खुश हो जाता है। और रोमांटिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वो सब एजेस्ट के साथ होते। फिर वो सभी साथ में एयर हॉकी खेलने लगते हैं और पर्म रोमांटिका को डीजर की टीम में देखकर रोने लगता है। वो गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, जिसके बाद मैं डीजर की टीम में
ज्वाइन करूंगा, और इतना कहने के बाद वो स्ट्राइकर को हिट करता है, जिसे डीजर रोक देता है। फिर रोमांटिका स्टिकर को हिट करती है और अपनी विंड मैजिक का यूज करती है, जिससे कि उनका गोल हो जाता है। ये देखकर रोमांटिका बहुत ही खुश हो जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुमने मुझे चैलेंज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम्हें इस गेम में हराने वाली हूँ। और डीजर रोमांटिका से कहता है कि तुम्हें इस गेम को फेयर खेलना चाहिए, इसमें मैजिक का यूज नहीं करना है। पर रोमांटिका उसकी बात नहीं मानती और एडजस्ट भी गेम के लिए रेडी हो जाती है और स्ट्राइकर को हिट करने के बाद अपने आइस मैजिक का यूज करती है, जिससे कि उसका भी गोल हो जाता है। और ये सब देखने के बाद डीजर को याद आता है कि एडजस्ट को भी हारना पसंद नहीं। परम और एडजस्ट एक साथ खेलते हैं और डीजर को याद आता है कि दोनों साथ में किस तरह से फाइट करते थे। डीजर का ध्यान गेम पर नहीं होता है और इस मौके का फायदा उठाकर परम एक गोल कर देता है। रोमांटिका डीजर पर गुस्सा करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, जिस पर डीजर उससे माफी मांगता है और उसके बाद डीजर स्ट्राइकर को हिट करता है। और जब एडजस्ट उसको अपनी मैजिक से रोकने की कोशिश कर रही होती है, तभी डीजर अपने इनवर्स मैजिक का यूज करके आइस को खत्म कर देता है और डीजर का गोल हो जाता है। वो सभी अब बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और गेम खत्म होने के बाद एडजस्ट उन लोगों को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। एडजस्ट के वहाँ से जाने के बाद रोमांटिका खुश जाती है क्योंकि उसको एडजस्ट पसंद नहीं होता है। और तभी डीजर उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब से एडजस्ट भी हमारे साथ ट्रेनिंग करने वाली है। और परम उसको बताता है कि हम भी अब अल्फा क्लास में हैं, इसलिए अब से वो हमारी क्लासमेट है। और रोमांटिका उनकी बात समझ जाती है और अगले दिन रोमांटिका और परम दोनों अल्फा क्लास को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अल्फा क्लास और बीटा क्लास दोनों क्लास में बहुत ज्यादा फर्क होता है और डीजर वहाँ पर आता है और वो अब रोमांटिका से कहते हैं कि अब हमें मॉर्निंग प्रैक्टिस करने के लिए चलना चाहिए, जिस पर रोमांटिका उससे कहती है कि अब तो हम अल्फा क्लास में हो चुके हैं, तो फिर हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद वो सभी ट्रेनिंग रूम में आ जाते हैं और एडजस्ट भी उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए आ जाती है। एडजस्ट परम के साथ शो ट्रेनिंग कर रही होती है और बाद में डीजर एडजस्ट को सेम वही ट्रेनिंग करने के लिए कहता है जो कि उसने रोमांटिका को खेलने के लिए कही थी। एडजस्ट अपने मैजिक का यूज करके बॉल को सर्कल में डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाती है। फिर रोमांटिका बॉल को सर्कल में आसानी से डाल देती है, जिसे देखने के बाद डीजर उसको अब 5 बॉल के साथ देखने के लिए कहता है। रोमांटिका 5 बॉल को भी एक ही सर्कल में डाल देती है और ये देखने के बाद डीजर उसको और भी ज्यादा बॉल को डालने के लिए कहता है, जिसे देखकर रोमांटिका अब डीजर पर गुस्सा करने लगती है और उसके बाद वो सभी इसी तरह से प्रैक्टिस करने लगती है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद एडजस्ट डीजर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर सभी की स्किल को देखने के बाद उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो, जिस पर डीजर हाँ कहता है और फिर एडजस्ट वहाँ से चली जाती है। और इधर रोमांटिका ट्रेनिंग करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है, पर उससे कहता है कि अब हमें अपनी क्लास के लिए जाना होगा, जिसे सुनने के बाद रोमांटिका उससे कहती है कि मुझे भी रेस्ट करना है। फिर वो पूछती है कि इतनी सुबह ट्रेनिंग करना जरूरी है, जिस पर डीजर उससे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली सभी फाइट्स रियल होने वाली है और अगर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हम सभी मारे जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। और रोमांटिका डीजर से कहती है कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। उसके बाद वो सभी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पर टीचर उन सभी को शैडो वर्ल्ड के बारे में बता रही होती है। शैडो वर्ल्ड इस दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और सालों से इसने हमारी दुनिया को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, पर अभी हमारे जीतने के चांसेस 99% है, इसलिए शैडो वर्ल्ड को आसानी से क्लियर कर लेते हैं। हम शैडो वर्ल्ड को फैलने से रोकने के लिए मैजिक जेम का यूज करते हैं और हमें शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के बाद मिलती है। हम शैडो वर्ल्ड को फैलने से रोकने के लिए मैजिक जेम का यूज करते हैं, जो कि हमें शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के बाद मिलती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में माना होती है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत ज्यादा मैजिक टावर बनाया है और इस मैजिक जेम की मदद से हमें बहुत ही सारे रिसोर्सेस भी मिलते हैं। टीचर फिर से उनसे सवाल पूछती कि उस माना टावर को किसने इन्वेंट किया था और रोमांटिका क्लास में सो रही होती है। टीचर रोमांटिका से ये क्वेश्चन पूछती है और तभी रोमांटिका उठ जाती है, पर उसको ये नहीं पता होता कि टीचर ने उससे सवाल क्या पूछा है। डीजर रोमांटिका को आंसर देता है और रोमांटिका टीचर को आंसर देती है, जो कि बहुत ही सही होता है। क्लास खत्म होने के बाद डीजर टीचर के पास आता है और उन्हें पार्टी के बारे में बताता है। टीचर ये बात सुनकर खुश थी कि डीजर एक सिंगल रैंकर है और वो डीजर से पूछती क्या ये लड़की भी सिंगल रैंकर है, जो कि अभी कुछ देर पहले सो रही थी। ये सुनने के बाद रोमांटिका हैरान हो जाती है, फिर वो टीचर से गलती के लिए माफी मांगती है। डीजर टीचर से कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और उसके बाद वो सभी टीचर के ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ टीचर डीजर से पूछते हैं क्या तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट के लिए टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। जिस पर डीजर टीचर से कहते हैं कि मैं उस बारे में आपसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। इतना कहने के बाद वो टीचर को एक नोट देता है जिसमें उसने पावर प्रोटेक्शन के बारे में लिखा होता है, जिसमें टीम के अपॉइंटमेंट करने की रिक्वेस्ट लिखी होती है। पर टीचर डीजर की इस रिक्वेस्ट को मना कर देती है और बताती है कि मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकती हूँ। फिर वो डीजर से पूछती है तुम वाला उस टावर को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो, और डीजर टीचर से कहता है कि हियरली ब्रांच में टीयर ऑफ जनरल नाम का एक मैजिक जेम रखा हुआ है, जिसे सुनकर टीचर हैरान हो जाती है कि इस बारे में डीजर को आखिर कैसे पता चला। और डीजर टीचर से कहता है कि अभी इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उस जेम को ऑथर्स नाम का एक ग्रुप चुराने वाला है, इसलिए आप हमें उसको प्रोटेक्ट करने की परमिशन दे दो। टीचर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि डीजर, जो कि कुछ दिन पहले बीटा क्लास का स्टूडेंट था, उसको टीयर ऑफ रीजनल और आउटर्स के बारे में कैसे पता। वो इस बारे में उससे पूछती है और डीजर टीचर से कहता है कि मैं आपको इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, पर अगले 10 घंटे में वो जेम आउटर्स चुराने
वाले और हमें उन्हें रोकना होगा और मुझे पता है कि आप ही हमें यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है। 10 घंटे के बाद हम एक ओल्ड मैज को देखते हैं जिसका नाम मास्टर जोड होता है और एक सोल्जर उनके पास आता है और वो मास्टर जोड को बताता है कि हार्लेली ब्रांच पर अटैक हुआ है, जिसे सुनने के बाद मास्टर जोड चेक करता है कि अभी उस ब्रांच की सिक्योरिटी कौन कर रहा है और तब उसे डीजर के बारे में पता चलता है। फिर हम रात को एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जो कि अपने हाथों में कुछ ब्रेड्स को लेकर भाग रहा होता है और तभी एक आदमी से टकरा जाता है। उसका ब्रेड नीचे गिरने वाला होता है लेकिन वो आदमी अपने मैजिक से उन ब्रेड्स को गिरने से बचा लेता है और वो लड़का उस आदमी से माफी मांगता है, जिस पर वो आदमी उस लड़के से पूछते क्या तुम ठीक हो और उसको उठने में मदद करता है और वो लड़का उस आदमी को थैंक्स बोलता है। फिर वो आदमी उससे पूछते कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो लड़का बताता है कि मेरा छोटा भाई मेरे लिए वेट कर रहा है और इसीलिए मैं उसके लिए ब्रेड लेकर इतनी जल्दी जा रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद वो आदमी उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, पर रात को इस तरह से बाहर जाना बहुत ही खतरनाक होता है। वो लड़का उस आदमी की बात समझ जाता है लेकिन तभी वो आदमी उन ब्रेड्स को नीचे फेंक कर क्रश कर देता है। ये सब देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम क्राइकेन था और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास उसका गार्ड आ जाता है और वो क्राइकेन से पूछते क्या उस लड़के को खत्म कर दूं, पर क्राइकेन मना कर देता है और कहता है कि अभी हमें जल्दी से उस मैजिक टावर के पास पहुंचना होगा। और दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं। इधर क्राइकेन अपना मास्क पहन लेता है, जिसके बाद उसके पीछे बहुत ही सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। वो सभी उस मैजिक टावर के पास आ जाते हैं और अपने मैजिक से टावर का बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बैरियर उनके मैजिक से नहीं टूट रहा होता है, जिसे देखकर क्राइकेन सोचने लगते हैं कि इस बैरियर को तोड़ने के लिए हमें अलग अलग अटैक करने होंगे। जिसके बाद वो कुछ गार्ड्स को बैरियर पर अटैक करने के लिए भेजता है। वो सभी बैरियर पर अपने वेपन से अटैक कर रहे होते हैं और बाकी सभी गार्ड्स अपने मैजिक का यूज करके अटैक कर रहे होते हैं, जिससे कि वो बैरियर टूट जाता है। और जैसे ही वो अंदर गेट ओपन करने जाते हैं तो क्राइकेन वहाँ पर बहुत ही सारे सोल्जर्स को दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचते हैं क्या इन सभी को हमारे आने के बारे में पहले ही पता चल गया था, जिस वजह से इन्होंने टावर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। फिर क्राइकेन अपने कुछ गार्ड के साथ इनविजिबल होकर आगे चला जाता है। यहाँ गार्ड्स उन सभी आउटर से फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्राइकेन अपने गार्ड के साथ उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर मैजिक जेम रखा हुआ होता है। क्राइकेन अपने गार्ड से उस बैरियर पर अटैक करने के लिए कहता है और वो सभी मिलकर बैरियर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर उनके अटैक का उस बैरियर पर कोई भी असर नहीं होता है, जिसे देखकर क्राइकेन उनको पीछे हटने के लिए कहते हैं और उस बैरियर के पास आकर अपना मैजिक यूज करता है, जिससे कि वो बैरियर टूट जाता है। और जैसे ही उस जेम को टच करता है तभी उसको पीछे से आवाज सुनाई देती है और ये आवाज असल में परम की होती है। क्राइकेन उस जेम को अपने पास छुपा लेता है और परम उन सभी आउटर्स को सरेंडर करने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद क्राइकेन कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे आगे सरेंडर कर देंगे। फिर वो परम से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे आउटर्स के बारे में कैसे पता चला, और इतना कहने के बाद वो आगे गार्ड्स को परम पर अटैक करने के लिए कह देता है, लेकिन परम उनके सभी अटैक से बचते हुए अपनी सूट से हरा देता है, जिसे देखकर अब क्राइकेन को गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मैजिक का यूज करके परम को पकड़ लेता है और उसको दूर फेंक देता है। फिर वो दोबारा से परम को अपने मैजिक से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और परम उससे बचने के लिए पीछे जा रहा होता है और तभी वो एक रूम में आ जाता है। फिर क्राइकेन सभी को एक साथ परम पर मैजिक से अटैक करने के लिए कहता है और वो सभी परम पर अपने मैजिक से अटैक करते हैं, लेकिन तभी ऊपर से विंड मैजिक आता है और सभी मैजिक अटैक को खत्म कर देता है और असल में वो रोमांटिका ने किया होता है, जिसे देखने के बाद क्राइकेन सभी गार्ड्स को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और रोमांटिका लगातार विंड मैजिक से अटैक कर रही होती है। इन सब से क्राइकेन बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ गया होता है और तभी परम आकर दो गार्ड्स पर अटैक करके उन्हें मार देता है। फिर वो वहाँ के एक गार्ड से लड़ रहा होता है और तभी क्राइकेन वहाँ जमीन में गड्ढा कर देता है, जिससे कि परम और गार्ड दोनों उस गड्ढे में गिर जाते, पर परम किसी तरह से बच जाता है, लेकिन वो गार्ड उस गड्ढे में गिर जाता है। परम क्राइकेन से कहता है कि तुम्हें अपने लोगों की भी फिक्र नहीं है और क्राइकेन बताता है कि उसके जैसे गार्ड्स मेरे पास बहुत ही सारे हैं। फिर परम उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और क्राइकेन अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे कि उसकी बॉडी को बहुत ही सारे स्टोन आर्मर की तरह कवर कर लेते हैं और उसकी वजह से परम का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा होता है। परम लगातार उस पर अटैक किए जा रहा होता है और तभी रोमांटिका भी अपने विंड मैजिक से अटैक करती है, लेकिन उसका मैजिक भी उस आर्मर पर काम नहीं कर रहा होता और यहाँ क्राइकेन को रोमांटिका की लोकेशन के बारे में पता चल गया होता है। वो उस पर अटैक करता है, जिससे कि रोमांटिका सामने आ जाती है और फिर क्राइकेन रोमांटिका से पूछता है कि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और तुम्हें मेरे यहाँ आने के बारे में कैसे पता चला, पर रोमांटिका कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिसे सुनने के बाद क्राइकेन उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें अब बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ, लेकिन रोमांटिका को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और तभी वो रोमांटिका पर अपने स्टोन से अटैक करता है, जिसे परम अपनी सोर्ट से खत्म कर देता है और रोमांटिका दोबारा से अपने विंड मैजिक का यूज करती है, जिसे क्राइकेन अपने आर्मर से ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम्हारा ये कमजोर अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर रोमांटिका भी स्टोन से उस पर अटैक कर देती है और यहाँ क्राइकेन भी अपनी स्टोन से अटैक करता है। दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ही स्मोक आ जाता है और तभी उनके अंदर से परम बाहर आता है और वो सीधा क्राइकेन पर अटैक करता है, लेकिन क्राइकेन को इसके बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए वो परम के अटैक को रोक लेता है और अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वहाँ का रूम पूरा ही ब्लास्ट हो जाता है और क्राइकेन एक बड़े से गड्ढे में चला जाता है। रोमांटिका परम के पास आती है और उससे कहती है कि हम क्राइकेन से
हार चुके हैं। और परम कहता है कि वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम डीजर से कहेंगे कि वो हमें और भी ज्यादा ट्रेनिंग दे जिससे कि हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। इधर क्राइकन टनल के रास्ते जा रहा होता है और वो सोचता है कि आखिर इन्हें मेरे प्लान्स के बारे में कैसे पता चल गया। शायद से मास्टर जो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और फिर उस मैजिक जेम को देखकर खुश हुए जा रहा होता है। तभी वो अपने सामने उस लड़के को देखते हैं जिससे वो कुछ देर पहले मिला था और डीजर को अपना पूरा फेस दिखाता है। फिर डीजर क्राइकन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे हाथ पर अपना माना लगा दे जिससे कि मैं तुम्हें हर जगह पर ट्रैक कर सकता हूँ। क्राइकन डीजर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसने बहुत स्मार्टली ये सब किया था और उसको इस बारे में पता भी नहीं चलने दिया। फिर वो डीजर पर अपने मैजिक से अटैक करने लगता है जिससे डीजर अपने यूनिवर्स मैजिक से खत्म कर देता है और डीजर क्राइकन से वो मैजिक जेम वापस लेने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद क्राइकन दोबारा से डीजर पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है लेकिन डीजर उन्हें अपने यूनिवर्स मैजिक से खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद क्राइकन अब और भी ज्यादा अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन डीजर उन सभी को खत्म कर देता है और क्राइकन से कहता है कि तुम्हारे अटैक्स मुझ पर काम नहीं करने वाले हैं। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है और क्राइकन उससे कहता है कि अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो मैं इस मैजिक जेम को तोड़ दूंगा। पर डीजर को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और उसके पास आया जा रहा होता है, जिसे देखकर क्राइकन डीजर पर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी डीजर ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसको नीचे गिरा देता है। क्राइकन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम वाला ग्रेविटी मैजिक का यूज कैसे कर पा रहे हो। तभी डीजर उसके पास से वो मैजिक जेम ले लेता है और क्राइकन देखते है कि डीजर उस मैजिक से जेम की माना को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा होता है और डीजर से पूछते है कि तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो और डीजर उससे कुछ भी नहीं कहता और ग्रेविटी मैजिक का यूज करके और भी ज्यादा प्रेशर डाले जा रहा होता है। तभी क्राइकन अपने मास्क पर लगा बटन को प्रेस करता है जिससे कि उस पर ग्रेविटी मैजिक खत्म हो जाता है और वो एक मोस्टर में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ये देखकर डीजर भी हैरान हो जाता है और मोस्टर मैक्स ट्रांसफर होने के बाद वो डीजर पर अटैक करना शुरू करता है जिससे कि डीजर को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है और डीजर उसके अटैक से बचना शुरू कर देता है और तभी वो दीवार के पास आ जाता है। जैसे ही क्राइकन उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तभी डीजर अपने फायर मैजिक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है लेकिन इससे क्राइकन को कुछ भी नहीं होता और वो डीजर पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है जिससे कि डीजर दूर जाकर गिरता है। फिर अपने स्टोन मैजिक का यूज करते हुए कहता है कि अब तुम एक साथ अटैक को कैसे इन्वर्स कर पाओगे। इतना कहने के बाद वो स्टोन को यूज कर देता है और साथ में खुद को भी पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही डीजर उन्हें इन्वर्स करने की कोशिश करता है तभी क्राइकन वहाँ पर आ जाता है और उसको इन्वर्स मैजिक का यूज करने से रोक देता है। फिर वो डीजर को अपने अटैक से ऊपर फेंक देता है और नीचे उसके पास स्टोन बहुत ही सारे स्पिक्स बना देता है पर डीजर उसको अपने इन्वर्स मैजिक से खत्म कर देता है और क्राइकन अपने मैजिक का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग वेपन बनाना शुरू कर देता है जिसे डीजर इन्वर्स करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसको इन्वर्स नहीं कर पा रहा होता और वो तभी क्राइकन पर उस पर अटैक कर देता है जिसके बाद वहाँ पर चारों तरफ स्मोक आ जाती है और क्राइकन उससे हंसते हुए कहता है कि आखिरकार वो उसके अटैक का सामना नहीं कर पाया। तभी उसका वेपन टूट जाता है और वो डीजर को देखते हैं जो कि अभी भी इन्वर्स मैजिक का यूज कर रहा होता है और डीजर उससे कहता है कि इस मैजिक को यूज करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद वो मैजिक जेम से माना एक्सट्रैक्ट करके बहुत ही ज्यादा अटैक करके क्राइकन के ऊपर कर देता है जिससे कि अब क्राइकन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो हार मान जाता है और मरने से पहले वो डीजर से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। डीजर उसको बताता है कि इस बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता और अपने फ्यूचर की मेमोरीज को याद करता है। तभी वहाँ पर परम और रोमांटिका आ जाते हैं और वो दोनों डीजर को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम डीजर को क्लास टीचर के साथ देखते हैं जो कि उससे पूछ रही होती है कि क्या सच में तुम्हें रिवॉर्ड में यही चाहिए, जिस पर डीजर बताता है कि वो बस यहाँ के टावर मास्टर के साथ चेस खेलना चाहता है और उसके बाद वो मास्टर जोड के रूम में आ जाता है। डीजर याद करता है कि मास्टर जोड असल में उसके फ्रेंड थे जो कि उसके साथ शैडो वर्ल्ड में मारे गए थे। फिर वो दोनों चेस खेलने के लिए बैठ जाते और जो डीजर से कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए हम इस गेम को जल्दी खत्म कर देंगे। और वो उससे पूछते हैं कि तुम किस रूल से खेलना पसंद करोगे, जिस पर डीजर कहते हैं कि मैं इरबिल रूल से खेलना पसंद करूंगा। और ये सुनने के बाद जो थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे कहते हैं कि ये तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर डीजर कहते हैं कि मुझे इस रूल से खेलना मेरे दोस्त ने सिखाया और वो दोस्त असल में जोड होता है। उसके बाद वो दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं और जो डीजर से कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे से इस गेम को खेल रहे हो पर तुम्हें अभी और भी ज्यादा सीखने की जरूरत है। और ये सुनने के बाद डीजर जोड से कहते हैं कि हम एक बैट लगाते हैं, हारने वाला विनर की एक बात मानेगा। जिस पर जो डीजर से कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट से नहीं लगा सकता हूँ। फिर डीजर टेबल पर रखे कुछ मैजिक गेम को दिखाता है और जोड से पूछते हैं क्या मैं उन्हें टच कर सकता हूँ, जिस पर जोड हाँ कहता है। और उसके बाद डीजर उस मैजिक स्टोन को पकड़कर उसकी पावर को एक्सट्रैक्ट करने लगता है जिससे कि वो जेम ग्लो करने लगता है। और ये देखकर जोड हैरान हो जाता है और डीजर से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया, और जेम तो अभी पूरी तरीके से रेडी भी नहीं हुआ था। जिस पर डीजर उससे कहते हैं कि आप मुझे इस गेम में हरा के दिखाओ और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। डीजर की बात सुनने के बाद जोड स्माइल करने लगता है और दूसरी तरफ ब्लू मून पार्टी सिंगल रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए सेलिब्रेट कर रहा होता है। पर अजस्ट को उस पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता, इसलिए वो बालकोनी के पास जाकर खड़ी होती है। और तभी वहाँ पर उनकी क्लास के प्रोफेसर आता है। वो अजस्ट से कहते हैं कि तुम्हें जाकर बाकी सभी की मदद करनी चाहिए और तुम्हारे रैंकिंग टूर्नामेंट में हारने के बाद हमारे बहुत ही सारे रूमर्स चल रहे हैं। जिस पर अजस्ट उससे कहते हैं कि मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी हम रैंकिंग टूर्नामेंट हार गए थे।
हैं, इसलिए इस बात को छुपाकर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये सुनने के बाद प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ही वजह से हम हारे हैं, तुम्हें डीजर और उसकी पार्टी को वहीं पर हरा देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम इस पार्टी को छोड़कर जा सकती हो। ये सुनने के बाद एडजस्ट स्माइल करती है और ब्लू मून बेजेस को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। अगले दिन डीजर रोमांटिका और परम दोनों से कहते हैं कि तुम्हें ऑर्डर के साथ बहुत ही फाइट करनी है, जिस पर रोमांटिका बताती है कि मैं और परम दोनों उनके लीडर से हार गए, इसलिए अभी हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। और डीजर को भी उनकी बात सही लगती है। फिर रोमांटिका डीजर से पूछती कि आखिर तुम हमें इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाना चाहते हो, जिस पर डीजर उसको बताता है कि 3 दिनों के बाद हमें एक शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, और अगर हम उस शैडो वर्ल्ड को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हम मारे जा सकते हैं और हमारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। रोमांटिका उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब डीजर ने उसको सिंगल रैंकर और आउटर्स के बारे में बताया था तब उसकी कही हुई सारी बातें सच थी, इसलिए उसको अब डीजर पर पूरा विश्वास है। फिर वो डीजर से पूछती कि तुम्हें आखिर इन सब के बारे में कैसे पता। फिर डीजर उन्हें अपना सच बताने वाला होता है, लेकिन तभी रोमांटिका उसको मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा सच पता करके रहूंगी। उसके बाद वो सभी आगे ट्रेनिंग करने लगते हैं और डीजर रोमांटिका को 3rd रैंक पर जाने के लिए उसकी मदद कर रहा होता है। दूसरी तरफ परम सोर्ड मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और शाम को एडजस्ट डीजर से बातें कर रही होती है। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो डीजर के ऊपर गिर जाती है। एडजस्ट डीजर से कहती है कि मैं भी तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने वाली हूँ और डीजर इस बात से खुश हो जाता है। उसके बाद 13 दिनों के बाद शैडो वर्ल्ड ओपन की अनाउंसमेंट होती है और सभी स्टूडेंट्स को शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए भेजा जा रहा होता है। इधर डीजर भी रोमांटिका और परम के साथ न्यू यूनिफॉर्म में होता है और उसके बाद वहाँ पर एडजस्ट आती है और वो सभी के साथ में शैडो वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।